नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज बात बोलेगी में हमारे साथ एक ऐसी मेहमान हैं जिन्होंने टीवी बहसों का अंदाज़ बदल दिया है, उनका मिजाज बदल दिया है, जो चैनलों और एंकरों की जातिवादी मानसिकता को एक्सपोज करती हैं, जो हंसते हंसते विरोधी वक्ताओं के तर्कों की धज्जियाँ उड़ा देती हैं। वे एक ऐसी प्रवक्ता हैं जिनके तर्कश में हमेशा तर्कों और तथ्यों के ऐसे तीर रहते हैं कि विपक्षी लाजवाब हो जाते हैं। वे न्यूज़ चैनलों पर पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की आवाज़ बन गई हैं। उनके पास देशी अनुभवों और मुहावरों का ख़जाना है। उनसे न्यूज़ चैनल इतने भयभीत और परेशान रहते हैं कि उन्हें बुलाने से डरते हैं और कई बार तो उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर देते हैं। वे इतनी साहसी हैं कि किसी से नहीं डरती, बेखौफ होकर बात रखती हैं और मनुस्मृति को फाड़कर मनुवाद के खिलाफ अपना प्रतिरोध भी दर्ज करा देती हैं। उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं। हाल में एक और FIR कर दी गई है। हालांकि इन सब के पीछे उनके राजनीतिक विरोधी हैं। वे अभी छात्रा हैं, आप समझ सकते हैं, कम उम्र की हैं, JNU से PhD कर रही हैं और कम उम्र में ही राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर चुकी हैं। प्रियंका भारती हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे उनके और बतौर प्रवक्ता उनकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। प्रियंका जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी पृष्ठभूमि, कैसे आप कहाँ से आईं, कैसे शिक्षक दीक्षा हुई, क्या माहौल था, और फिर JNU तक की यात्रा, PhD, ये तमाम चीज़ें हम जानना चाहते हैं। कैसे आए, बहुत पता नहीं कैसे उसको मैं डिफ़ाइन करूं, पर घर मेरा फतुहा है, पटना से लगा हुआ है, 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जो घर है वो आम तौर पर जो आप गांव तरफ जाएंगे तो जो गली कूचों से लग करके घर होता है, बिल्कुल छोटा सा घर वैसे ही। और फतुहा से मेरा जो सफ़र शुरू हुआ एजुकेशन का, तो आसपास का जो स्कूल था वहीं से मेरी शिक्षा हुई। कॉन्वेंट थी, तो जो मिशनरीज लोग होते हैं तो उनका जो स्कूल था उससे शिक्षा हुई। उसके बाद डायरेक्ट JNU में आना हुआ। 2016 में ही मेरा 12th हुआ, उसी साल JNU में एडमिशन भी हुआ। जब आना था तो आने के लिए भी चिंताएं थी, क्योंकि घर में दिल्ली जाने के लिए पैसे नहीं थे। जो मुहावरे जो कहते हैं ना कि दिल्ली बहुत दूर है, तो हमारे लिए भी दिल्ली बहुत दूर थी। तो मगध ट्रेन एक चलती है बिहार से दिल्ली के लिए, तो क्योंकि वो इस्लामपुर से आती है, तो हमारे घर वाले, हमारा भाई चला गया सीधे इस्लामपुर कि जनरल में 1-2 सीट कम से कम बैठने की मिल जाए। तो जनरल का टिकट हमने लिया। घर में वो कहते हैं ना कि ऊपर में वो ढलैया जिसको कहते हैं होना, वो हो रहा था, तो उसका पटरा कुछ रखा हुआ था, तो पटरा बेचा, टीवी बेची छोटा वाला, उससे टिकट के पैसे वापस जुटाए। हम लोग दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली जब पहुंचे JNU में, तो जब बस अंदर एंटर कर रही थी तो अंदर में डर भी था और बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे हम कैसे बिलोंग करेंगे, ये सवाल भी था। और दूसरा लग रहा था कि नहीं, कितना खुल के लोग बोल रहे हैं, शायद हम भी यहाँ ग्रो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मन में द्वंद्व भी चल रही थी। और अंदर पहुंचे तो कन्वेंशन सेंटर एक होता है जहाँ एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का। छोटी छोटी छावनियाँ लगी होती हैं, टेंट लगे होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, जो आपका मदद करते हैं। आइए हम आपका एडमिशन करा देते हैं, हेल्प कर देते हैं, क्योंकि वो भी कैडर ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ से हमें कोई कैडर मिल जाएगा अपनी पार्टी के लिए। तो हमें भी कुछ संगठनों ने वहाँ मदद करी। और उसके बाद शुरू में अपने कमरे में भी रखा कुछ संगठनों ने, क्योंकि तुरंत में हॉस्टल नहीं मिला था। लेकिन एक दिन कमरे में उन्होंने रखा, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो अगले दिन उन्होंने कहा कि डॉर्मेट्री में आप रह सकते हैं, वहां पे बेड वगैरह हो गया, आप रह जाइए, जिसको इलीगली रहना कहते हैं। इलीगली इन सेंस कि आपको हॉस्टल में मिला है, पर आप रह रहे हैं, पर और इंसान कहाँ जाए, पैसे हैं नहीं कि आप बाहर कमरा लीजिए। तो जनरली स्टूडेंट्स यही करते थे कि हम लोग डॉर्मेट्री में, एक डॉर्मेट्री में 50-60 बेड होते थे, तो कौन कहाँ सोया क्या कर रहा है पता नहीं होता था। तो गए तो पर सिर्फ एक बेडशीट थी, तो उस लकड़ी के बिस्तर पे उस बेडशीट बिछा करके 2 दिन सोए। फिर पापा को बताया कि दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैट्रेस वगैरह है नहीं। तो फिर जुगाड़ थोड़ा पैसे का हुआ, तो यही मुनीरका से जो बाल्टी खरीदी थी तब अभी भी है, तो वो बाल्टी, चाकू, कुछ काटने के लिए, और मग और मैट्रेस और तकिया वहां से खरीद के लाए। वो बेसिक शुरुआत है JNU की, क्योंकि हॉस्टल मिला नहीं था तो खाना भी नहीं मिलता, बाहर खाना बहुत मुश्किल, महंगा। तो ढाबा भी ऑल्दो सस्ता होता, पर मेरे लिए महंगे थे, क्योंकि मुश्किल से 800-1000 रुपये महीने का खर्च के लिए मिलता था कि उसी में सब कुछ देखना है। तो
जेएनयू बहुत उदार इस मामले में कि जब खाना बच जाता है तो 15 से 20 मिनट उसको वहीं रखा जाता है कि जो लोग खाना चाहते हैं या भूखे हैं, बगल के ऑटो और रिक्शा वाले भी जो मुनीरका में रहते हैं, कई लोग अधिकतर आ जाते हैं वो बचा हुआ खाना खाने के लिए। जो बाकी जो बच जाता है वो गाय वगैरह के लिए जाता है। तो हम समय का इंतजार करते थे कि 9 कब बजेगा, खत्म कब होगा सबका खाना, ताकि बचेगा तो खा ले। तो इस तरीके से धीरे धीरे शुरुआत हुई और बीए फर्स्ट ईयर तो टोटल इसी तरीके से चला। घर से, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आप सिर्फ खाना खाते हैं, घर से भी मम्मी क्या करती थी, चना और गुड़ दे देती थी। तो जब कुछ और खाने का मन किया तो अपना चना फुला लिया, गुड़ मिला लिया, खा लिया, तो थोड़ा मन मतलब ठीक हो गया। और फ़ोन वगैरह तो था नहीं, तो एक टूटा हुआ फ़ोन था, उसी से बात होती थी। तो मेरे पास तो मुझे याद है मास्टर्स ख़त्म हो जाने तक, पीएचडी का फर्स्ट ईयर जैसे ही मेरा नेट JRF हुआ तब मैंने लैपटॉप खरीदा। तो मास्टर्स तक की भी जो डिसर्टेशन राइटिंग है मैंने उसी फ़ोन से करी है। तो ये थोड़ा मुश्किल तो रहा था, पर हाँ धीरे धीरे स्टूडेंट एक्टिविज्म में आना हुआ। स्टूडेंट एक्टिविज्म में जैसे ही जेएनयू में CRJD का फॉर्मेशन होता है, स्टूडेंट विंग ऑफ RJD, तो लालटेन दिखता है वहाँ जहाँ पे प्रेसिडेंशियल स्पीच चल रही होती है, तो अचानक से खींचे चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे जिनको हम देखते नहीं थे या वो क्या एक्टिविज्म कर रहे देखते नहीं थे, पर कभी जुड़ाव महसूस नहीं हुआ उस तरह से, क्योंकि जो लेफ्ट भी है कैंपस में वो क्लास के मुद्दों को ज़्यादा हावी रखता है और कास्ट के मुद्दों को, जाति के मुद्दों को वो बैकफुट पे रखता था। और उनके जितने प्रतिनिधि भी होते थे प्रेसिडेंट पोस्ट पे, जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे, जो आगे होते थे एक्टिविस्ट, तो उनमें मुझे कभी डाइवर्सिटी नहीं नजर आई। दलित बैकवर्ड आगे आएंगे ये कभी दिखा ही नहीं, तो कभी उधर अट्रैक्शन ही नहीं हुआ। एबीवीपी में तो जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो गुंडों का एक परिषद पूरा था, बस वो मारपीट करने में जानते थे कि उनका वही भूमिका है। तो जैसे ही लालटेन देखी उधर अट्रैक्ट हुए, तुरंत ही जुड़े वहाँ पे, क्योंकि जगदेव बाबू का नारा लग रहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और 8-5 पे 90 भाग हमारा है, फिर तीसरी पीढ़ी आएगी जो राज करेगी। तो इस तरह देख रहे थे तो एकदम इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस हो रही थी। RJD के प्रति आकर्षण इसलिए भी रहा होगा कि बिहार में RJD का थोड़ा एक प्रभाव रहा है और हमारे इलाके में भी रहा है, क्योंकि जो मेरा सीट है पहले फतुहा, उसके बगल की जो सीट है वो पहले दलित सीट हुआ करती थी। तो वहाँ पे जो लोग भी आते थे तो दलित बैकवर्ड लोग होते थे, तो एक यूनिटी का भाव भी था। और दूसरा कि अधिकतर ये देखते थे कि मेरा जो मोहल्ला है उसी बगल में दुसार टोली जिसको बोलते पासवान समुदाय, उनका मोहल्ला है। तो अधिकतर ये महसूस होता था कि जो बगल का राजपूत मोहल्ला है या अपर कास्ट के जो बेसिकली डोमिनेंट है, उसमें जो कुछ कास्टिस्ट लोग हैं वो लोग क्या करते थे कि दलित महिलाएं कुर्सी पर भी बैठी हैं या हमारे घरों से निकल के, तो महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन करना। तो लालू जी पर उन्हीं महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान किया करते थे। तो ये चीजें इमोशनल रूप से हमें उनसे जोड़ती थी। तो यहाँ जब जेएनयू में ये सब हुआ, स्टूडेंट विंग का फॉर्मेशन हुआ, एकदम खींचे चले गए वहां पे। और हम लोग खुद ही, हमें किसी ने बोला नहीं कि तुम संगठन का पर्चा बांटो या कुछ और बांटो, लेकिन जो कैंडिडेट थे, जो संगठन था, हम खुद जाकर के उठा के, उनका टेंट लगा हुआ था, हम अपने मन से वहां से पर्चा उठा लाए और सबको बांट रहे। फिर वहां संगठन वाले आए, उन्होंने कहा कि आप कौन है, आप तो हमारे संगठन से जुड़ी हुई नहीं है। मैंने बोला मैं लालू जी से जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद तो नहीं, आपने हमारा संगठन का मेंबरशिप नहीं लिया, तो उसकी जरूरत होती है क्या? उतनी चीजें पता नहीं थी, बीए सेकंड ईयर में थी मैं। तो उसके बाद फिर बोले नहीं आपको मेंबरशिप ले लो। बोले ठीक है ले लेंगे। फिर मैं बांट रही थी अपना, मतलब ऐसा नहीं कि किसी से मतलब है, कुछ चाहिए, बस कर रहे हैं अपना काम। एंड देन उसके बाद फिर मैंने मेंबरशिप भी ली और 2019 में तेजस्वी जी के कहने पर मैंने छात्र राजनीति में कदम रखा और JNU-SU का प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा। उससे पहले भी मैं हॉस्टल में इलेक्शन लड़ी थी, जीती भी प्रेसिडेंट का पद गोदावरी हॉस्टल में। स्टूडेंट फैकल्टी कमेटी होती है डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें भी इलेक्शन लड़ा, उसमें भी जीती। मेस कमेटी में भी इलेक्शन लड़ा, उसमें भी जीती। फिर जाके JNU-SU का चुनाव लड़ा, जिसके लिए मैं खुद महसूस कर रही थी कि मैं तैयार नहीं हूँ। जब कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है, मैंने सोचा कि अब कैसे इससे बचूं, तो मैंने अपना ID कार्ड बोला कि गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। बिना ID कार्ड के आप पर्चा भी नहीं दाखिल कर सकते। नहीं दोबारा बनेगा, आप चलिए, आप बनवाइए, आपको चुनाव लड़ना है। उसके बाद फिर फोन आया उनका, तेजस्वी जी का, कि नहीं पार्टी ने डिसाइड किया आपको लड़ना है। फिर लगा जब लीडर को मुझ पर भरोसा है तो मुझे भी खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो देन आई थॉट ठीक है अब कंटेस्ट करते हैं, जब करना है तो करेंगे यार। और जब मैं वहां गई तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एबीवीपी वाले विरोधी थे। जब मैं मंच पर पहुंची, नीचे से क्या लेफ्ट क्या राइट, सब लोग जातिवादी गालियां बेसिकली दे रहे हैं।
क्रिमिनल लालू यादव, ये वो पूरा मतलब बहुत हमारे लीडर को जो बोल रहे थे ना, तो वो ऐसा लग रहा था कि दिल पे चुभ रहा है, कुछ तीर लग रहा है। तो जो मैंने स्पीच शुरू करी तो उसके बाद तो फिर बस सब शांति हो गई, क्योंकि जो मेरे मुंह से निकला वो अंदर का गुस्सा भी था और अंदर की ताकत भी थी जो हमारे बहुजन नायकों नायिकाओं ने हमारे भीतर दी थी। तो उसके बाद वही से सफर शुरू होता है स्टूडेंट मूवमेंट का। और भले था कि जेएनयू चुनाव में वोट्स कम आए, पर हाँ स्पीच की चर्चा बहुत हुई। और साथ ही साथ उसके बाद फिर आंदोलन जितने होते गए, उस आंदोलन में हमारी सक्रिय भूमिका रही। फी हाइक आंदोलन हुआ जेएनयू में, फीस बढ़ाई गई, जिस समय में मीडिया में काफी बैठे, क्योंकि उस समय तो मीडिया से मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट पर मैं देखती थी, तो अंदर से तकलीफ भी होती थी, गुस्सा भी आता था। ये लोग हमेशा यही कहते थे कि नरेंद्र मोदी किसी के सामने झुकते नहीं, और उसके बाद फिर हमारे भीतर था कि झुका के छोड़ेंगे। उसके बाद कभी भी फीस जो बढ़ाने का उनका था कि 13 से 14,000 करेंगे, कहाँ 108 रुपए फीस थी। तो लगातार 6 से 7 महीने प्रोटेस्ट हुए, ऐसा प्रोटेस्ट जो कोई सोच भी नहीं सकता। जहां से मान लीजिए DSW जो डीन्स ऑफिस है, जहां से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाहर हम लोग ईंट का दीवार खड़ा कर रहे थे, सिर्फ ताले नहीं मारे, ताला तोड़ दे रहे थे। तो रात भर में सीमेंट ईंट लगा लगा के दीवार खड़ी, कोई घुसेगा नहीं, ना घुसेगा, ना रजिस्ट्रेशन होगा, ना जिनके पास पैसे ना वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, ना बाकी मजबूर होंगे रजिस्ट्रेशन करने को। तो उस समय में फी हाइक में हमारी काफी भूमिका रही, क्योंकि हमारे भीतर भी एक डर था कि अगर फी बढ़ जाती है तो जो 40% BPL स्टूडेंट्स हैं जेएनयू में, जो नाले में रह करके वहां पहुंचे हैं, जिनके पिता मजदूर हैं, जिनके पिता ईंट भट्टी में काम करते हैं, जो आदिवासी तबके से आते हैं, ये वहां क्या करेंगे? जो सब्जी बेच रहा है, मछली बेचने वाले के बच्चे हैं, वो तो वापस फिर उनको लौटना पड़ता। तो जो भविष्य था उनका पूरी तरह गर्त में चला जाता। जो शिक्षा एक इमेंसिपेटरी औजार हो सकती थी वो छीन ली जाती। तो इसलिए उस समय में फी हाइक का आंदोलन हमने लड़ा, कई बार इतना मार खाए कि 2-3 दिन तक लगता था कि उठा नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस सिर्फ ब्रूटली लाठियों से नहीं मार रही थी। वो जैसे पुलिस अधिकतर बैच लगाती है ना, तो वो बैच निकाल के पिन सीधा करके स्किन पे वो पिन चुभ हो रहे थे, मेरे तो पूरे हाथों पे छेद हो रखे थे। तो क्योंकि आप अगर फ्रंट में रहते हैं तो ज्यादा दंश आप झेलते हैं, तो हम लोग बैरिकेड्स पे हमेशा अगर दिखते तो हम लोग दिखते थे, और जितने दिख रहे थे सब दलित, बैकवर्ड, आदिवासी छात्र, अल्पसंख्यक छात्र वो नजर आते, गरीब वंचित जो है वो नजर। तो बहुत बुरा हमने दौर उससे निकल करके आए। लेकिन अंत में यही हुआ कि कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने भी यही कहा कि अभी आप ये कह रहे हैं कि आप इन बच्चों से आप फीस लीजिएगा, किनकी, जो काम करते हैं, जो सफाई कर्मचारी, सबका पैसा आप इनसे लीजिएगा, कल तो आप कहेंगे कि प्रोफेसर का पैसा भी ये भरे, आप वो नहीं कर सकते, दिस इज अ वेलफेयर स्टेट, यू विल हैव टू पे फॉर देम। तो टैक्स हम भरते हैं तो उसको तो कम से कम हमें आप एजुकेशन तो देंगे। आप वेस्टर्न नेशंस में उठा करके देख लीजिए, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये बेसिक प्रायोरिटीज हैं, इनको तो कम से कम आप फ्री रखेंगे। दिस इज नॉट फ्री बी, ये रिक्वायरमेंट है, एक कंडीशन है देश को डेवलप करने के लिए। तो वहां से आंदोलन छात्र का रहा और धीरे धीरे फिर पार्टी ने भूमिका दी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया वुमेन सेल का, और अचानक से कॉल किया तेजस्वी जी ने, कहा कि आपको पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए। इस पे आएंगे, लेकिन राजनीति का चस्का तो आपको फिर जेएनयू से लगा कि पहले भी था, बचपन में भी कहीं कुछ इस तरह का था? देखा था, क्योंकि बचपन से ये था कि लालू जी का जब सभा होता था तो बगल में हमारे एक हाई स्कूल है, उसी के मैदान में हेलीकॉप्टर उतरता था। जनरली बहुत लोग हेलीकॉप्टर देखने जाते थे। मेरी दादी मुझे गोद में बिठा करके लेके जाती थी, दिखाने के कि लालू यादव आए, चलो देखना, बहुत बढ़िया बोलते हैं, इस तरीके से। तो हम जाते तो थे, देखते थे, पर पॉलिटिकल लाइन में आने का सपना उस तरह से नहीं था। दूसरा कि बचपन में जब स्कूल में पूछा जाता था क्या बनना है, तो पहला जवाब ही होता था प्रधानमंत्री बनना है। कारण ये कि लगता था कि जो घर में भी आप फील करते हैं कि आप लड़की हैं तो आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है, भाई को एक डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है। भाई को माँ कभी नहीं कहती थी कि तुम बर्तन धो लो, और मुझे कहती थी भाई का उठा के धो लो। नहीं तो वो क्यों नहीं धोएगा, हम क्यों धोएंगे? तो वो लड़का है, तो मतलब लड़का है तो उससे क्या हो गया? तो बचपन छोटे समय से ही बहुत लड़ाई चलती आई। जैसे कि कभी कहते थे खाना बनाओ, बोले वो बनाएगा, हम क्यों नहीं बनाएंगे, उसको बना के दो। तो माँ से मेरी लड़ाई जो चलती रही वो इधर मुझे शिफ्ट कराई कि अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम एक ऐसा कुछ करेंगे कि सब बराबर हो जाएंगे। तो बचपन में ये था, बोलती थी, पर हाँ राजनीति में कभी आऊंगी ये कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट जब स्टूडेंट एक्टिविज्म में भी आ रही थी तो पेरेंट्स बहुत परेशान थे। 2016 में नजीब का घटना हुआ, उन्हें गायब कर दिया गया कैंपस से, आज तक नहीं मिले। तो बहुत परेशान थे कि अगर वहां जाऊंगी तो एक बेटी है, उसको भी कुछ हो गया तो क्या करेंगे। बहुत मेहनत से शिद्दत से यहाँ पढ़ाया है, पहुंचाया लिखाया, तो पापा बहुत परेशान थे। एक्टिविज्म में आए, सिर्फ स्टूडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं तो घर से फोन वोन बंद,
कोई नहीं बात करा, बेसिकली बहिष्कार कर दिया था उन्होंने मेरा, क्योंकि उनको डर था, बोले तुमको समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ऐसे वैसे। देन आई सेड कि अब करना है तो करना है, तो धीरे धीरे वो हो गया। तो चस्का नहीं लगा था, यह था कि एक्टिविज्म में धीरे धीरे खुद को महसूस करने लगे कि हाँ यहाँ जरूरत है, क्योंकि आप जब साहित्य भी पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो आपको वो इंसान बनना सिखाता है, और एक्टिविज्म में आप बेहतर इंसान बनते हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन रेज करते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन रेज करते हैं, तो आप समाज की बेहतरी के लिए वो करते हैं। तो एजुकेशन अगर उस काम नहीं आया तो किस काम आएगा। तो आपने अपने बचपन में या जेएनयू पहुंचने के पहले आपने ये जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखा, और उसके प्रति आपके मन में विद्रोह था, और किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन आपने देखे, अपने जीवन के कुछ अनुभव जो कि आपका गुस्सा है, जाहिर है कि वो भोगा हुआ कुछ है जो निकल कर आता है, ऐसे कोई ओढ़ कर नहीं कर सकता है, तो वो कुछ शेयर कर सकती? जैसे घर पर तो ये होता ही था, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अगर आप एलीट तबके से नहीं होते हैं तो आपका जो, जैसे मगही में हमारे यहाँ जो भाषा होती है, तो जो गरीब तबका है एक अलग भाषा उनके लिए इस्तेमाल होती है, जो एलीट है उनके लिए एक अलग भाषा इस्तेमाल होती है। तो जनरली कभी कह देना, भले स्कूल में किसी में पढ़ रही हो पर बाहर हूँ तो मोहल्ले में एक शब्द जैसे गे छोड़ी, इस तरह का जो भाषा होता है, तो वो कभी आपके लिए रिस्पेक्ट कैरी नहीं करता है। तो मेरे भाई को उस तरफ बोलना या मुझे बोलना, तो ये अंदर में तो बहुत पीड़ादायक होता ही था। लेकिन जब जेएनयू भी पहुंचे तो रंग को लेकर के, जैसे क्लास में मैं जर्मन मान लीजिए पढ़ रही हूँ, तो क्लास में एडजेक्टिव सिखाए जा रहे हैं जर्मन में, तो ह्यूब्स का मतलब प्रिटी होता है, और हैसलिश का मतलब जो कोट एंड कोट कुरूप होता है वो होता है। तो जो हैसलिश था उसमें काली लड़की का एक तस्वीर बना हुआ है। तो क्लास में एक फ्रेंड ने एक सेंटेंस फ्रेम किया कि, और उसने बोला दू बिस्ट एना हैसलिशे फ्राउ, इसका मतलब होता है कि तुम एक कुरूप लड़की हो। तो वो क्लास में उसके लिए वो मजाक का वो हो सकता था कि मजाक का पात्र है या हंसी मजाक में बोल दिया, पर वो आपको कितना पिंच करता है वो कोई नहीं समझ सकता है। जब आप घर में बचपन से, क्योंकि हम सिर्फ लिंग भेद जाति भेद नहीं झेलते, जिस तरह का देश है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत अभी भी दिमाग पे चढ़ी हुई है, वो रंग भेद नहीं जाता है। तो बचपन से अपने ही घर के लोगों से, अपने ही रिश्तेदारों से ये सुनना कि काली है, पता नहीं इसका शादी कैसे होगा, नहीं होगा, कोई कौन करेगा इससे शादी, इस तरह की बातें सुनना, वो वहां से सुनते आ रहे हैं। पर जब आप जेएनयू में पहुंचते हैं और यहाँ भी आके आप सोचते हैं कि ऐसा कैंपस है जो बहुत इंक्लूसिव होगा, वहां आपको किसी तरीके का अनकंफर्टेबल आप नहीं होंगे, वहां जब इस तरह का होता है तो दुख तो लगता ही है और गुस्सा भी आता है कि कम से कम यहाँ तो लिबरेट हो जाते हैं, यहाँ भी ये सब झेलने को मिल रहा है। फिर ऐसे एक ढाबा है, वहां पे मैं गई और पेमेंट कर रही थी, और तो मैंने उनको पैसा दिया, उन्होंने मेरे हाथ से पैसे नहीं लिए, उन्होंने बोला कि आप नीचे रख दो। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बस रख दिया कि ठीक है कोई बात नहीं। उतनी समझ नहीं थी, बीए फर्स्ट ईयर में थी। और फिर मैंने देखा कि मेरा ही दोस्त पैसा दे रहा है और उसका कलर फेयर है, गोरा है, उसने दिया, उसके हाथ से ले लिया। मैंने कहा मेरे हाथ से पैसा क्यों नहीं लिया? फिर वो महिला मुझे कुछ बोली नहीं, फिर मुझे भी, मैं हंसी मजाक में निकल है कि ठीक है क्या पता नहीं कुछ। लेटर व्हेन आई वो स्टार्टेड रीडिंग अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा मेरे साथ क्या हो गया। हॉस्टल ग्रुप्स में, क्योंकि मैं हॉस्टल प्रेसिडेंट थी, तो जनरली मान लीजिए कि हम यूपी बिहार या हिंदी बेल्ट से आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा इंग्लिश का वो ब्रिटिश होगा, अमेरिकन होगा, हमारा हिंदी टच वो आ ही जाता है। तो कई बार मान लीजिए मैं कुछ शब्द टाइप कर रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ, कुछ ऑडियो नोट, तो सिर्फ राइट ही नहीं, लेफ्ट के भी कुछ लोग, जो ऑब्वियसली जो अपर कास्ट के लोग थे, जो डोमिनेंट थे, वो सारी लड़कियां पूरा भद्दा मजाक बनाती थी। मतलब आई यूज्ड टू क्राई, मैं रोती थी कि मैंने क्या चुन लिया, मैं क्यों प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ गई, कितना मुझे परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान होती थी। तो आपके एक्सेंट का मजाक बनाना, आपके रंग का मजाक बनाना, ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। वो आप दिन प्रतिदिन आप वो देखते ही हो, आपको ह्यूमिलिएट कर देना, अच्छा इसको कुछ नहीं आता, इसका सुनो ना क्या बोल रही है, इसका उच्चारण देखो। तो ये उच्चारण पर आपको घसीटना है। मुझे कभी ये चीज पसंद नहीं आई कि आप किसी को उच्चारण पर कुछ बोलते हो, क्योंकि इसीलिए अभी रिसेंटली मुझे याद है जब अमित शाह जी ने ये कहा था कि जो अंग्रेजी इस देश में बोलेगा उसको एक दिन शर्म महसूस होगी। तो इसीलिए मेरा एक डिबेट जब था, तो मैंने उसी समय में मानक जी को बोला कि अभी अमित शाह जी बोल रहे हैं, जिस भाषा में बेसिकली वो बोल रहे थे कि हम सब शिक्षा हम सबको मिलेगा, तो मैंने जब वो बोला तो बोले आप मजाक नहीं उड़ा। मैंने बिल्कुल मैं मजाक नहीं उड़ा सकती और मैं उड़ाऊंगी भी नहीं, पर जिस तरीके से वो बाकी लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि जो अंग्रेजी बोलेगा उन्हें शर्म आएगी, वो किनको टारगेट करना चाहते हैं? साउथ के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, किन्हें कर रहे हैं वो? तो फिर तो उनको झेलना पड़ेगा, वो बराबरी की बात है। तो खैर
शुरू से ये बचपन से देखते रहे, जेएनयू में भी चीजें खत्म नहीं हुई, राजनीति में भी खत्म नहीं हुई। आप मान लीजिए कहीं किसी प्रोग्राम वगैरह में भी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो सुनने को मिल ही जाता है मोर और लेस की ठीक है दिखने में अच्छी नहीं है लेकिन बोली बढ़िया है, दिमाग बढ़िया है। ये देखने में अच्छा क्या होता है? मतलब मुझे समझ नहीं आता। ये नॉर्मेटिव जो थिंकिंग है वो चेंज होने में समय लगेगा। इसीलिए आप देखिए ना, बाबा साहब ने इतनी सारी राइटिंग्स दी, इतने बड़े स्कॉलर रेयर ही कोई हुए होंगे, पर फिर भी अभी भी अगर उनको नीचा दिखाना होता है तो पुरानी तस्वीर उनकी लेके आते, बोलते देखो फेयर एंड लवली लगा के गोरा किया क्योंकि अंबेडकर तो काले थे, ऐसा करके जो राइट विंग के लोग हैं वो फैलाते हैं। तो वो आपको ह्यूमिलिएट करने का, आपको नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मैं स्टूडियो में जब मैं आ रही थी, मतलब पहला मेरा डिबेट का शो ही था, तो पहले ही दिन मुझे क्या करे, अब मैडम आप बोलती तो बढ़िया है लेकिन थोड़ा आप फाउंडेशन लगा लीजिएगा तो चेहरा बढ़िया लगेगा। मैंने बोला कि नहीं लगाना हमको फाउंडेशन, आपको मेरे विचारों से मतलब होना चाहिए और मैं एक्टिविस्ट रही हूँ, खास तौर पर रंग भेद से तो मेरा बहुत ज्यादा चिढ़ है, तो आप ये बातें आगे से मेरे साथ ना करें तो बेहतर होगा। तो दिस इज हाउ आप डेली बेसिस पे आप देखते जाते हैं कैसे कैसे चीजें घटित होती हैं। बिहार तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत ही कुख्यात है, पूरे देश में ही ये सब होता है, लेकिन बिहार का नाम बार बार इसमें लिया जाता है। और मेरा अपना अनुभव भी है, मैं 1 साल वहाँ रहा था, एक चैनल चला रहा था, तो मुझसे ये ज़रूर पूछा जाता था कि आगे क्या लिखते हो। ये जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती थी क्योंकि मुकेश कुमार मैं लिखता हूँ, तो वो कैसे, वो आप तो उस समाज में पली बढ़ी हैं, आपने वो भी भोगा होगा। बिल्कुल। बचपन का तो बचपन, मतलब यहाँ पर भी आकर जेएनयू का मैं बता रही हूँ, वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल है, वहाँ पर हम बैठे हुए थे और एक फ्रेंड भी थे हमारे साथ में। तो बेसिकली वो रंग से थोड़ा साफ थे और जो मेरा रंग है सो है ही। तो कुछ 3 स्टूडेंट्स हमें मिले संस्कृत सेंटर के, उन्होंने उसको बोला, मेरे सामने की बात है, वो तीनों मैथिली थे, मतलब सहरसा मधेपुरा तरफ के ही थे, मिथिला के। उन्होंने बोला कि आप पूरा नाम क्या लिखते हैं, तो उसने जो भी नाम बताया उसके फिर उस नाम से उनको क्लियर पता नहीं चला कि कास्ट क्या होगी। नेक्स्ट वो पूछते हैं कि पापा का नाम क्या हुआ, तो उसके पापा का नाम से भी क्लियर नहीं हुआ। तो बोला ओ अच्छा हम लोग को तो बहुत बार जाति छुपानी पड़ी ना, ये वो तीनों बोल रहे हैं, जाति छुपानी पड़ी, लालू जी का जो टाइम पीरियड आया तो हम लोग वहां से निकले, इस तरह का उन्होंने नैरेटिव बनाया। मुझे मालूम क्या बोलते हैं, बोलते अच्छा ना आपका नाम प्रियंका भारती है, अब तो साउथ से कोई ब्राह्मण होंगे ना। मुझे क्योंकि वो रंग ऐसा है तो मुझे बोले आप कोई साउथ से ब्राह्मण हो। सो बेसिकली वो जो आपने कहा ना कि आगे क्या लिखते हैं, वो उकसाने के लिए था कि आप एक्सप्लेन करोगे, फिर बताओगे कि हाँ आप हैं कि नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं हूँ, और फिर मैंने बोला बहुजन हूँ। और उधर से जो बैठे हुए थे व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि हम दलित हैं। उसके बाद फिर ओ अच्छा ऐसे ही हम लोग तो ऐसी ही बात कर रहे थे, तो वो जानबूझ के हमने कि जाओ जाके फिर अपना तुम लोग सर खपाओ, क्योंकि लिटरली जेएनयू के स्टूडेंट्स आकर के आपसे ये बात पूछ रहे हैं कि पिता का नाम क्या हुआ और आपका नाम का आगे क्या लिखते हैं, इसका मतलब दे वांट टू नो कास्ट। और दूसरा कि आप स्कूल में भी हो, कहीं भी हो, टीचर का भी रवैया आपके प्रति कास्ट के अकॉर्डिंगली ही होता है। बाद में बचपन में ये चीजें आप रियलाइज नहीं करते हो अनटिल अनलेस यू सी, बाहर आप चीजों को नैरेटिव को पढ़ते हो, समझते हो कि पूरा जो कास्ट का स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करता है। स्कूल में भी जब अब मैं नोटिस करती हूँ, देखती हूँ कि उन स्टूडेंट्स को ज्यादा आगे बढ़ाया गया, ज्यादा उनको तवज्जो दी गई, हर कंपटीशन में उनको आगे किया गया, जिनके उपनाम कुछ एक प्रकार से थे उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। बाकी स्टूडेंट्स हमेशा ह्यूमिलिएटेड फील करते थे, डरा हुआ फील करते थे, सहमे हुए। ऐसा नहीं कि स्कूल का स्ट्रक्चर ऐसा था, क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरीज का स्कूल था, तो जितने टीचर्स जो आए थे, वो तो जितनी महिलाएं भी थी, मैं तो कहूंगी सारी की सारी टीचर्स भी मैक्सिमम दे वर अपर कास्ट टीचर्स, तो उनका भी किनके प्रति रवैया अपने जैसा होगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके सब वैसे थे, पर वो देखने को मिला। बाद में हमने ये चीजें रियलाइज करी, और घर के बाहर भी तो वो सारा चीज आपको देखने को मिलता है। आप क्योंकि रिसेंटली अमित शाह जी ने कहा वहां की घरों की भी जातियां होती है क्या, आइए ना हमारे मोहल्ले में, मोहल्ला हमारा क्या, कहीं भी देश के किसी कोने में चले जाइए, बोलते हैं चमर टोली है, दुसर टोली है, गोवा टोली है, राजपूतों की बस्ती है, ब्राह्मण टोली है,
सबके घर बटे हुए हैं, टोलियां बटी हुई हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किताब मैंने आजकल शुरू कर दी है, पूर्णिया मैम जो लिखते हैं पहले ही मतलब दूसरे तीसरे पन्ने में वो लिखते हैं कि किस टोली का किससे रिश्ता होता है, किसका भोज किस में चलता है, किसका भोज किस में नहीं चलता, अपने भोज में किसको बुला लिया, इसके कारण कौन बहिष्कार कर देगा। ये सारी बातें तो पूरी किताबों में थी, रियलिटी में भी है। हाँ, अगर आपने नहीं झेला तो आप तो उसको नकारेंगे ही, आपने वो नहीं देखा आप उसको नकारेंगे ही। ये कास्ट सिस्टम ना 3 तरीके से काम करता है। मीडिया में तो अलग वे में काम करता है, पर जो पॉलिटिक्स और सोसाइटी में काम करती है दैट इज इनविजिबलाइजेशन। वो आपके इश्यूज को, आपके मुद्दों को इनविजिबलाइज करके आपको गायब कर देंगे कि वो अपने आप दूसरा प्रोसेस नेचुरलाइजेशन हो जाता है कि वो नेचुरल है। कहते हैं ना हिस्ट्री ऑफ नेचुरलाइजेशन, रोलैंड बार्थेस की माइथोलॉजी किताब में आप पढ़िएगा, उसमें है नेचुरलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। एक तरह से कंडीशनिंग हो जाती है। बिल्कुल, उसको इतना नेचुरल बना दिया जाएगा कि अगर कोई दलित घोड़े पर से उतारा जाता है, उसको मारा जाता है, वो नेचुरल लगने लगता है, वो लगता है ये तो रोजमर्रा की बातें, उस पर कोई उत्तेजित नहीं होता है। तो इसीलिए जब मोहल्ले भी बटे होते हैं ना, घरों की भी जातियां बटी होती हैं, बच्चे बटे हुए होते हैं, ये उस घर का बच्चा है, ये नई टोला का बच्चा है, तो फिर तो जाति तो हर जगह उसको शेप कर रही है, उसकी माइंडसेट को शेप कर रही है। तो जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने वो बोला वो तो हास्यास्पद ही है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि उन्होंने जेला नहीं था, बड़ा एजेंडा है उसके पीछे क्योंकि कास्ट सेंसस का पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है और पहले ही जो गजट आया है उसमें ओबीसी गायब है, ओबीसी का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि पहले भी एससी एसटी गिनती होती थी। गिनती किनकी नहीं होती थी? ओबीसी की नहीं होती थी। तो अब जब ये मुद्दा मैंने देखा, अखिलेश जी भी सदन में बोल रहे थे कि वहां से ओबीसी गायब है, वो कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ घरों गिनती कर रहे हैं, जबकि झूठ है, एससी एसटी की भी गिनती हो रही है। तो आप एक अलग से लाकर के ओबीसी का गिनती करेंगे क्या? या आप उनको गायब करने वाले हो? जो आपका नेचुरल प्रोसेस ऑफ इनविजिबलाइजेशन है वो करने वाले हो? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ओबीसी की गिनती हो गई तो एससी एसटी ओबीसी से गिनती होगी तो बाकी भी तो गिने जाएंगे, और गिनने के साथ साथ आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, किसके पास कितनी जमीन, किसके पास दुपहिया वाहन, किसके पास 4 पहिया, किसके पास कोई पहिया ही नहीं है, ये सारी चीजें तो सामने आएंगी। किन 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 लोगों के पास कितनी नौकरियां हैं। जैसे कि मुझे अभी भी याद है बिहार में तेजस्वी जी ने कास्ट सर्वे जो करवाया था, उसके बाद जो डेटा निकल के आया, तो जो जिनको हम लोग कहते हैं मुसहर कम्युनिटी, दलित समुदाय में जो आते हैं, उनमें मात्र 20 डॉक्टर निकले पूरे राज्य में। तो सोचिए कि कितनी भयावह स्थिति है उनकी। तो ये तभी संभव है जो कास्ट सेंसस, जो अमित शाह जी ने जिस, ठीक आपने कहा, जो उन्होंने कहा कि घरों की जातियां होती है, क्या घरों की जातियां तो होती ही हैं, पहले आप गिनती तो शुरू करिए। वो गिनती करेंगे कि नहीं ये तो अब तो इंटरेस्टिंग है, करवा कर तो रहेंगे हम, क्योंकि हम अब बहुत बहुत मतलब अति हो गया अब और बर्दाश्त के बाहर है ये। आपने ऑलरेडी संसद के भीतर भी इसको कबूल किया है कि आप कास्ट सेंसस करवाएंगे, और वो हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक डेटा नहीं आएगा, डेटा नहीं आएगा तो पॉलिसी नहीं बटेगी, वो पॉलिसी जो सब में बराबर आटा बांटेगी। तो डेटा हमको चाहिए ताकि बराबरी का आटा सबके पास पहुंचे। प्रियंका जी, आप जिस पार्टी में हैं उसमें भी जेंडर भेदभाव होता होगा, क्योंकि वहां भी मर्द हैं और मर्दों को बदलने में बड़ा वक्त लगता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से खत्म है। कुछ लोग हैं जो कई बार ऐसा मुझे सुनने को मिला कि वो निगेटिव बातें पहुंचाने के लिए जाते हैं लीडरशिप के पास में, पर ये भी सुनने को मिला कि जब उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत ज़्यादा बोल रही है या बहुत ये कर रही है वो कर रही है, मुझे ये सुनने को मिला कि तेजस्वी जी ने उन्हें ये कहा कि वो जो लाइन ले रही है आपको भी वही लाइन लेना है। तो अगर नेता आपके पीछे खड़े हैं, अगर आपके लीडर आपके पीछे खड़े हैं, तो आप मजबूत महसूस करते हैं। हाँ, दिक्कत कब आती है मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में, कहीं चुनाव के प्रचार प्रसार में, तो कहीं आप गए स्टेज पे, तो लोगों में उस तरह से होता नहीं है कि वो समझे कि एक एक करके भी वो फोटो क्लिक कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आप लगता है कि आप उसमें दब के आपका सांस खत्म हो जाएगा, ऐसी भावना। वो प्रेम है उनका, मैं समझती हूँ, पर कई बार होता है ना कि आपको, क्योंकि आप जिस समाज में हैं, आप अपने आप को लेके सिक्योर रहना चाहते हैं। कहीं गलत कभी आज तक हुआ नहीं, पर थोड़ा सा ये होता है कि असहजता हो जाती है। और उसके अलावा कहीं आप प्रोग्राम में गए, कहीं किसी जगह टॉक है या कुछ भी है, तो जिस चीज की आपको कमी महसूस होती है वो है टॉयलेट्स।
कहीं आपको क्लीन मिलते नहीं हैं। और स्पेशली व्हेन यू आर इन पीरियड्स, तब तो आपकी जो हालत होगी वो तो आप खुद इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी बुरी स्थिति में आप होंगे। तो जो चीजें हैं जो कभी कभी परेशान करती हैं, वही सारी चीजें तो करती ही करती हैं। दूसरा कि हाँ, अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्टी में भी बढ़ेगा तो जब दावेदारी होगी किसी भी चीज की तो सब संगठित होकर के करेंगी, उनकी आवाज भी ज्यादा पहुंचेगी। और दूसरा कि पर ये है कि हाँ, हमारी पार्टी में लीडरशिप पूरी तरह से बहुत 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 सपोर्टिव है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब वो मनुस्मृति वाला पूरा एपिसोड हुआ तो उसके बाद तो खैर मेरा एक फेलोशिप था तो मैं बाहर गई, लेकिन उस समय में भी जिस तरीके का ट्रोलिंग हो रहा था, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, कुछ लोग तो मीडिया के लोग बैठ करके मेरे कैरेक्टर के ऊपर चर्चाएं ऑर्गेनाइज करा रहे थे, गंदी गंदी बातें हो रही थी कि ये तो बॉयज हॉस्टल में पाई जाती है, इससे बहुत बहुत गंदी निम्न स्तर की बातें। वो तो अच्छा है कि मेरे माँ बाप, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको दुख भी इस बात का होता है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, और कई बार आपको लगता है कि अच्छा है वो इतने टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है वरना वो कितने परेशान होते। पर मेरे भाइयों के पास तो वो क्लिपिंग्स पहुंची ना, वो बहुत परेशान थे। एक YouTube का चैनल है, गुजरात का ही है, वो तीनों बैठ करके, और वो एक राइट विंग का पेज है पंचजन्य करके इस तरह का, तो एक लड़का है वो और 3 लोग बैठ करके एक ऑर्गेनाइज किए, वो आप कहेंगे मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगी, वो कैरेक्टर के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं बैठ करके। और सिर्फ मेरा नहीं, जेएनयू के तमाम लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं कि वहां लड़कियां ऐसी होती हैं। तो ये सब चीजें तो आपको झेलने को मिलती है जब आप राजनीति में आते हैं। आप सिर्फ पार्टी के विद इन नहीं लड़ते हैं, एक पूरा ब्रॉडर एक फ्रेमवर्क होता है, पूरा सोसाइटी का फ्रेमवर्क होता है। उस पूरे एपिसोड में इस तरीके से गंदी गंदी गालियां, वो तो खैर आप तो कोई भी ट्वीट उठा लेंगे, कुछ भी ट्वीट हो रहा है, गालियां तो नीचे रहती हैं। पर जो उन लोगों ने किया, उसके बाद मुझे तेजस्वी जी का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो किया है, आपने उन लोगों की कहते हैं ना दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया है, और ऐसा लग रहा है कि आपने उनके सीने पर मुंह डाल दिया है। तो वो ये करेंगे ही, आपने जो किया है इसके लिए बहुत साहस और हिम्मत चाहिए। तो कभी जो ट्रोलिंग हो रही है, मैं सब कुछ पढ़ रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, तो आपको परेशान नहीं होना है, तेजस्वी आपके पीछे खड़ा है। तो जब उन्होंने ये बातें कही तो मुझे भीतर से बहुत महसूस हुआ कि जो मेरी अपर लीडरशिप है वो बहुत मजबूती से हमारे समकक्ष है और सपोर्ट कर रही है। तो अगर 1-2 लोग वैसे हैं, क्योंकि चाहे पार्टी हो चाहे सोसाइटी हो, लोगों से बनी होती है और विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। भीतर में 1-2 लोग कास्टिस्ट भी हो सकते हैं, जो पेट्रियार्कल भी हो सकते हैं, पर अगर वो पेट्रियार्की कर रहे हैं, वो कास्टिज्म कर रहे हैं, पर अगर आपके लीडर आपके साथ हो जाते हैं तो वो फिर वो अपने आप धीरे धीरे वो चीजें खत्म ही हो जाती हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा तो इस मीडिया के फील्ड में स्पोक्स पर्सन बनने के बाद जो झेला है वो तो जिस लेवल का है कि क्या कहा जाए। अब रुख करते हैं मीडिया से आपकी मुठभेड़ की तरफ। तेजस्वी यादव का फोन आया, उन्होंने आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। उस समय क्या आप उसके लिए तैयार थी? क्या आपने तेजस्वी यादव से पलट के कहा कि आप मुझे ये कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्या मैं निभा पाऊंगी? मुझे इससे पहले मतलब इंचार्ज जो हमारे जेएनयू के इंचार्ज थे स्टूडेंट विंग के, उनसे हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने ये बताया था कि बात तो चल रही है ऐसा ऐसा करके। तो मैं उनसे ये बात जरूर बोली थी, मैं उनको ये कहा था कि सर हमसे हो पाएगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मीडिया में कहीं कुछ भी बोलते हैं तो एक एक चीज रिकॉर्ड होती है, तो वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, वो आपको जो फुटप्रिंट है इट विल ऑलवेज फॉलो यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगा सब, अगर लीडरशिप आपके ऊपर विश्वास रखे ना तो आपको भी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। फिर जब फोन आया उनका तो मैंने तो बस उनको थैंक यू बोला, और फिर खुद में ही थोड़ा भयभीत सा महसूस हो रहा था, कैसे करेंगे। पर थोड़े एक्सपीरियंसेस भी पहले के थे। एक्सपीरियंसेस कैसे कि जब फी हाइक मूवमेंट हुआ या जेएनयू में मैं खड़ी हुई, अलग अलग मूवमेंट्स होते थे, सीएनआरसी का मुद्दा था, जेएनयू से रिलेटेड कोई भी इशू था, तो हम लोग हमेशा जंतर मंतर जाया करते थे प्रोटेस्ट के लिए। तो जो डिजिटल मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं, उनसे अधिकतर बात होती थी, और खास तौर पर जो बहुजन मीडिया के लोग हो गए उनसे बात होती थी। तो बात करना, क्वेश्चन का सामना करना, ये तो पहले से वो बना हुआ था। और क्योंकि आप जेएनयू में होते हैं तो ईच एंड एवरी डे यू प्रोटेस्ट, मतलब लगभग हर दूसरे तीसरे दिन रेफ्यूजी बर्निंग हो रही होती है। देश के कहीं किसी भी कोने में जिसके बारे में मीडिया को खबर तक नहीं होगी, वो वहां पहुंचता है, उसे पर्चा आता है, तो हम बातें रखते हैं। तो वो आदत में का हिस्सा था मेरे, डेली बात रखना, तो एक चीज, हर चीज से अपडेट होना, वो चीज तो पता थी भी अंदर। पर
टेलीविजन में जाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसे रखना, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां पे जो हम समझते थे कि टेलीविजन डिबेट्स हमारा 19-20 जो हम लोग देख रहे थे, लगता था मुर्गा लड़ाई हो रही है बेसिकली, और जिसको बोलने का समय देना है वो तो मीडिया देती ही नहीं विपक्ष के ऊपर, हाँ बोल क्यों नहीं रहे, आपको बोलना पड़ेगा, और वो बेचारे बोलने की कोशिश भी करे, उसको बोलने भी नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजें हम देखते हमको लगता कैसे करेंगे, पर हाँ 1-2 दिन बैठे, तीसरे दिन चौथे दिन से फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि क्योंकि जब आप एकेडमिक्स में होते हैं ना, तो आप सिर्फ, हम बीए में थे जब हमने एकेडमिक राइटिंग सीखी, तो हम क्या करते हैं कि हम कभी भी कुछ भी टर्म पेपर कुछ भी लिखते हैं तो थेसा ज्यून थेसा एंटीथेसा ज्यून थेसा, मतलब पहले थीसिस जाएगी, फिर उसकी ऑपोजिट की थीसिस जाएगी और उसका सिंथेसाइज करेंगे। तो जब मीडिया कोई क्वेश्चन पूछती है तो हमें पता होता है कि थीसिस देयर, इसका एंटीथीसिस माइंड में होना है, तो उसको सिंथेसाइज कैसे करना है। तो ये तो एकेडमिक ट्रेनिंग का भी हिस्सा था, तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्लस एकेडमिक ट्रेनिंग। तो हाँ पहले दिन आए तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन 3-4 दिन के बाद तो समझ में आ गया कि हाँ ये वही क्वेश्चन पूछेंगे, रटाया, पर हमें इसके साथ तो घुसाना वही है जो हम चाहते हैं। तो एक चक्रव्यूह है न्यूज़ चैनल्स, मीडिया की बहसें, उसके लिए किस तरह से तैयारी करती हैं? आपको पता है कि एक एंकर है जो मोटे तौर पर सत्ता के साथ है, 2 और एक्सपर्ट हैं जो सत्ता के साथ हैं, और आपको घेरने की कोशिश होगी, ये सब पता रहता है आपको, या हो सकता है ना बताते हो, लेकिन ये आपको पता रहता है कि 4 में से 3 तो वो रहेंगे, एक मतलब हाँ ये पर ये अब ये ऐसा दौर है ना कि आप हर चेहरे पहचान चुके हैं कि कौन किधर है, कौन किसके तरफ से है, कौन विश्लेषक बन के आएगा, पर किसका विश्लेषण करेगा ये तो हमें हर एक चेहरे का मालूम है, और एंकर की भी क्या लाइन होगी पता है, क्योंकि इतने समय से देखते आ रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का जो सत्ता के लोग हैं, लोकतंत्र का तबला बजा रहे हैं और उस तबले की धुन पे मीडिया नाच रही है, वो उसके ऑपोजिट में कुछ नहीं करते हैं। तो आपको उस स्पेस में अगर घुसना है तो तैयारी तो आपकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ना सिर्फ अपना जवाब पता होना चाहिए, साथ ही साथ उनके सवाल पता होना चाहिए। सवाल पे जो दूसरा सवाल आएगा तो पूरी तैयारी कैसे, नॉर्मली रेगुलरली जो होता है वो है कि बस न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ती हूँ, क्योंकि मीडिया से तो कहीं कोई तथ्य नहीं आते हैं, सब बनाए हुए चीज़ें परोसी जाती है, और न्यूज़पेपर्स पढ़ना और अपने आइकन्स जो हमारे हैं उनके किताबों को पढ़ना, उनकी हिस्ट्री को पढ़ना, चाहे जगदेव जी हों, कांशीराम हो, लोहिया जी की किताबें हों, इतिहास का चक्र लोहिया जी का, तो बाबा साहब की किताब तो अब जितना बार पढ़िए आप वो ऐसा लगेगा कि नए इंसाइट्स आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू वुमेन और हिंदू कोड बिल पे जो उन्होंने लिखा, या फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो हर किसी ने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा ज्योतिराव फुले की कविताएं हो गई, सावित्री फुले की कविताएं हो गई, पेरियार के राइटिंग्स हो गए, हाउ अ वुमन एनस्लेव्ड हो गए, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपको ना स्ट्रक्चर समझने में बहुत मदद करती हैं, और ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हो गया। उसके अलावा जब मैं अपने मास्टर्स में थी, पीएचडी में, तो हमने एक पूरा कोर्स किया, उसको कहते हैं मीडिया थ्योरी। तो मीडिया थ्योरी में हम समझते हैं कि कैसे मीडिया का स्ट्रक्चर पूरा काम करता है। जैसे मान लीजिए हम कास्टिज्म पे बात कर रहे हैं, मीडिया एक स्पेस तैयार करती है। एक टेक्स्ट हमने पढ़ा था, जॉन बॉद्रिया का टेक्स्ट था, फ्रेंच थिंकर है, उन्होंने लिखा था द गल्फ वॉर नेवर टुक प्लेस, मतलब खाड़ी का युद्ध कभी हुआ ही नहीं। वो ये नहीं कहना चाह रहे खाड़ी का युद्ध हुआ नहीं, वो ये कहना चाह रहे युद्ध तो हुआ, लोग तो मरे, लोगों के घर तबाह हुए, अस्पतालों को बम से नेस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन मीडिया ने एक सिमुलाक्रम तैयार किया, मीडिया ने एक हाइपर रियलिटी तैयार की। वो कैसे करते हैं, वो आपके सामने युद्ध का तथ्य नहीं रख रहे हैं, वो एक नया युद्ध तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हम उसे समझ रहे थे ऑलरेडी कि कैसे मीडिया का अपना एक स्पेस है, वो चीजें अपने हिसाब से तैयार करता है। तो जो चीज भी वो तैयार करेंगे उसकी तैयारी तो हमको भी करनी है। भले आम लोग जो हैं, जो मीडिया को देखते हैं, समझते हैं, वो ये समझते हैं कि वो एक खिड़की के जैसे है जहां से आप दुनिया देखेंगे, पर हमको उस खिड़की के आगे देखने की जरूरत है कि उस खिड़की का जो फ्रेमवर्क है, पर्दा है, वो कौन तैयार करता है, वहां से क्या न्यूज जाएगी वो कौन तैयार करता है, कौन न्यूज जाएगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कौन न्यूज छुपा ली जाए। मीडिया एक कंस्ट्रक्ट है, बिल्कुल वो सिमुलाक्रम का मतलब ही होता है कि एक प्रॉपर कंस्ट्रक्ट है, कि एक हाइपर रियलिटी बनाई जाएगी, वो रियलिटी से ज्यादा रियल लगेगी पर वो रियल होगी नहीं। यही CNN और बाकी वेस्टर्न मीडियाज ने किया था उस समय में, जब इराक के ऊपर हमला किया वेस्टर्न कंट्रीज ने, USA ने, तो उन्होंने वही सिमुलाक्रम तैयार किया, बोला कि अच्छा ये देखिए अब जनरल पहुंच रहे हैं, अब गोलियां चल रही हैं,
वो रियलिटी में हो नहीं रहा था। रियलिटी में तो कुछ लोग खून से लथपथ थे, वो तो किसी ने नहीं दिखाया। अभी तो रिसेंट में हमने देखा ना, पाकिस्तान वाले जो इशू सिंदूर के बाद जो ये सब हुआ, मीडिया ने क्या क्या किया, वो हॉर्न के साउंड आ रहे हैं, बड़े बड़े सायरन बज रहे हैं और अपना मजाक खुद उड़वाए, पूरा भद पिटाई लाहौर में सब कुछ करवा दिया इन लोगों ने, वहां से मुनीर पकड़ा गया, ये सब चल ही रहा था इनका। तो हाँ, ये हमें पता है कि ये किस लाइन पे जाएंगे, क्योंकि इनको इनपुट मिलता है, इनको बाहर से आता है कि करना क्या है, अपने हिसाब से थोड़ी तय करते हैं कि आज का टॉपिक क्या होगा। सबको पता है ये बात कि ऊपर से, तभी तो अभी भी एक बात लोगों को पता नहीं होगा, अब हिरेन जोशी नहीं है पर चल तो रहा है। अभी भी ये है कि अभी अगर मान लीजिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, बाकी लोग हैं विपक्ष के, तो उनको 1-2 बजे ही तैयार कर लिया जाता है कि कौन किस डिबेट में आएगा। पर बीजेपी हमारा तय होने के बाद 3:30 के अराउंड बताती है कि कौन आएगा, तो वो सामने वाला देख करके तैयार करते हैं कि इसके साथ बैठने लायक कौन है, तो वो डर बन गया है उनके भीतर में। तो ये सारी चीजें तो है कि वो देख करके तैयार करते हैं किसको भेजना है, नहीं भेजना है। विश्लेषक भी उसी हिसाब से लाए जाते हैं। कई बार तो टॉपिक बदल दिया जाता है, मतलब जैसे टॉपिक आपको कुछ और, मैं एक इंस्टेंस बताती हूँ आपको, वो रिपब्लिक का ही था, मुझे याद है। मुझे बोला गया कि टॉपिक कुछ और है, और शाम 5 बजे बोला गया कुछ और है, शाम 5:30 हो गया कि कुछ और है, 6 बजे कुछ और है, और 7 बजे जब शुरू हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन पे चल रहा है। तो अचानक से कहाँ का कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। तो बेसिकली वो फंसाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो आपको अपने आप को तो लेस करना पड़ेगा, विचारों से लेस करना पड़ेगा। और अगर, क्योंकि हमारे पास खोने कुछ नहीं है, पाने को है, तो पाने को तो सिर्फ, अगर आपको पाना है तो उसके लिए सिर्फ विचार ही आपका हथियार है, औजार है। तो वही हम करते हैं, वी जस्ट रीड एंड वी गो देयर। ये बताइए कि किस किस तरह के बायस आपने देखे मीडिया में, किस किस तरह से वो, मतलब कास्ट के बायस हैं, क्लास के बायस हैं, और दूसरे बायस हैं। जो आइडियोलॉजी है वो तो कहीं से इम्पोज हो ही रही है, वो सब कुछ है। तो आपने कैसे महसूस किया, हमारे मतलब मोटे तौर पर जो एंकर्स हैं वो किस तरह के अपर कास्ट के हैं, उनके वो बायस हैं, वो कैसे आपने देखा, उनको ऑब्जर्व किया, फिर स्ट्रेटजी बनाई? रॉबिन जेफरी की एक किताब है, द इंडियाज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन करके, 1970s की बुक है। वो पहले व्यक्ति उस समय में होते हैं, मतलब वेस्टर्न के, जो ये लिखते हैं कि भारत का जो मीडिया है उसमें कहीं पर भी दलित हो गए, पिछड़े हो गए, वो निर्णायक भूमिका में नहीं है। एंकर्स वगैरह हो पाना तो खैर वो असंभव ही है, पर निर्णायक भूमिका में नहीं है, जैसे एडिटर नहीं है, संपादक वगैरह नहीं है। तो ये उन्होंने मेंशन किया था। पर उसके पहले 1920s में जब बाबा साहब ने मूक नायक पत्रिका रिलीज की, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि जो बंबई से अखबार छपते हैं, उन अखबारों में हमारे लोगों की पीड़ाएं गायब हैं, उनकी कहानियां है ही नहीं। ये उन्हीं लोगों का छापते हैं जिनसे इनको बेनिफिट होगा, जिनका स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद उनके प्रबुद्ध भारत और जनता, अलग अलग उनके अखबार आए। तो ये चीजें तो पहले से थी कि वहां पर हमारा प्रेजेंस नहीं है। हाँ, हम एक सब्जेक्ट के तौर पर लिए जा सकते हैं कि इनके ऊपर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, पर आप वहां प्रेजेंट नहीं होंगे, आप वक्ता नहीं हो सकते, आप स्पीकर नहीं हो सकते, आप निर्णायक भूमिका में नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा साहब ने खैर वो अखबारों का शुरुआत करा। फिर आपने इंडियन मीडिया का पूछा, तो मैं उसको इंडिया वेस्ट सबसे जोड़ करके ही देखती हूँ। स्टुअर्ट हॉल ने एक थ्योरी लाई थी, एक छोटा सा उनका आर्टिकल है, इनकोडिंग डिकोडिंग। इनकोड कौन करता है और डिकोड कौन करता है? मैसेजिंग कर, बिल्कुल। तो इनकोडिंग में संपादक हो गए या जर्नलिस्ट हो गए, वो क्या इनकोड करेंगे, और वो जो डिकोड करेगी जनता, वो भी 3 तरीके से करती है। एक डोमिनेंट रीडर होगा जो उसको एज इट इज पढ़ेगा, या फिर एक निगोशिएबल रीडर होगा जो आधा पढ़ेगा आधा छोड़ेगा, और एक ओप्रेसिव, उसका अपोजिंग रीडर होगा जो नहीं पढ़ेगा। तो जब मीडिया में आप ये चीजें देखते हैं, तो जो बात बाबा साहब ने 1920s में बोली, वो वेस्टर्न थिंकर्स जाकर के 1980s 1990s में कह रहे हैं। वो चीजें तो हम देखते आए। फिर अब 2019-2022 में एक ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि मीडिया में 90% एक ही जाति के लोग हैं। मुझे तो कभी कभी हंसी भी आती है जब हमें कई बार वो चिढ़ाने के लिए, छोटा करने के लिए बोलते हैं 2 जात की पार्टी, 2 लोगों की पार्टी, MY की पार्टी। मैं कहती हूँ आप तो 1 जात की पार्टी है, आपको तो 1 जात की मीडिया है भाई, वो तो आप देख लो। तो खैर हाँ, एंकर्स जो हैं वो भी तो एक संभ्रांत तबके से आ रहे हैं, एलीट तबके से आ रहे हैं, और एक खास कम्युनिटी से आ रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि सभी ईमानदार नहीं हैं, पर क्योंकि अगर एक ही तरीके के लोग होंगे तो उनको लगेगा कि जो हम सोच रहे हैं वही सोच सत्य है,
और बाकी कुछ है ही नहीं, वही कॉमन सेंस का रूप धारण कर लेता है। यही मीडिया के एंकर्स के साथ भी होता है। मैं जब कास्ट की चर्चा छेड़ती हूँ, कुछ फीमेल एंकर्स हैं, वो बहुत पर्सनल हो जाती हैं और मुझे तो कहने आप नाम ले भी सकती हैं, कोई दिक्कत वो सबको पता। आपने अपनी किताब में नाम लिया क्या? मैं आपका किताब ऐसे पढ़ रही थी कल, बहुत शानदार किताब है, जरूर पढ़िएगा। मीडिया का कैरेक्टर ढीला, और नाम बदले हुए पर आपको समझ आ जाएगा किसकी बात हो रही है। खैर, तो मैं तो हाँ नाम ले भी लूंगी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई रियलिटी वो हुआ भी है। मैं चित्रा जी के डिबेट में थी और मैं कास्ट के ऊपर बात कर रही थी कि हाँ, महिलाओं की भी जाति होती है। अगर कोई अनुराग ठाकुर है तो उसकी फीमेल मैथिली ठाकुर हो जाएगी, अगर कोई श्रेयसी सिंह है तो राजनाथ सिंह उनके हो जाएंगे। मतलब जाति तो बनी हुई ना, सिर्फ लिंग का भेद है। तो मैं जाति के ऊपर चर्चा कर रही थी, विमेन रिजर्वेशन पे आ रहा था कि हमको उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहिए। वो कह रही है महिलाओं में भी आप जाति खोज के निकालेंगी, सब महिला बराबर है। फिर मुझे उनकी एक तस्वीर याद आई। मैंने तो खैर वो बोला नहीं कि बहुत ज्यादा चुभ जाता। एक तस्वीर याद आई, बिहार में बाढ़ आ रखा था, बाढ़ में वो बाढ़ कवर करने आई थी, वो चटाई पे बैठी हुई थी और वो चटाई 4 मछुआरे उठा रहे थे। वो ऊपर अरे बड़े आराम से मुद्रा में बैठी हुई माइक लेकर के और मुस्कुरा रही हैं। उनको कोई ढो रहा है, वो ढोने वाला कौन था, किस जाति से था, कभी उन्होंने सोचा? वो बिहार चुनाव में ही गई थी और कुछ महिलाओं से वो बात कर रही थी, क्या होगा नहीं होगा। शी वाज सिटिंग ऑन चेयर, वो कुर्सी पे बैठी हुई थी, पैर पे पैर चढ़ा के, और नीचे कुछ महिलाएं वहां पे बैठी हुई थी, एकदम इस तरीके से, चुक्कू मुक्कू जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरीके से बैठ के उनको ऐसे सुन रही हैं। वो महिलाओं का अंतर है। आप कुर्सी पे बैठ के उनको सुन, मैं नहीं कह रही कि आप नीचे उतर जाइए, पर वो भी तो कुर्सी पे बैठे हैं, या अगर उनके पास उतनी कुर्सियां नहीं है तो आप बैठ जाइए बगल में, क्या दिक्कत है। मैं तो मूक नायक जो चलाती हैं मीना कोतवाल जी, मैंने देखा उनका विजुअल्स, कहीं भी जाती हैं गले मिलती हैं। यही तो फर्क होता है कि दलित वंचित तबके की महिलाएं जब पहुंचती हैं तो वो उन महिलाओं का पीड़ाएं अपने साथ लेके जाती हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, जो गोबर से उपले बना रही हैं, जो सब्जी फल बेच रही हैं, जो मछली मार रही हैं, आधी रात में वो नौका पे बैठी हुई हैं। इन महिलाओं के बारे में कौन बात करेगा? तो महिलाओं की तो जाति होती है, पर जब मैं बोलती हूँ तो इनको ज्यादा चोट लगता है, ज्यादा धक्का लगता है कि अरे आप तो जाति जाति करते। अरे जाति है इस देश में, तो जाति जाति ना करें। ये चाहते हैं कि इनविजिबलाइजेशन हो, क्रिमिनलाइजेशन हो, देन कोऑप्टेशन हो। इनका पूरा प्रोसेस है, पहले आपको गायब कर दो, फिर आपको क्रिमिनलाइज कर दो। क्रिमिनलाइज जैसे मुझे करते हैं, जाति जाति की बात करती है, मेरिट कहाँ गया, ये सारी चीजें। और फिर क्या करेंगे, एक प्रोसेस आता है कोऑप्टेशन का। उसमें क्या करते हैं कि आप ही के समाज से 1-2 मुद्दे उठा लाएंगे, 1-2 लोग का एग्जाम्पल, अच्छा देखिए ये इन्होंने यूपीएससी नहीं कर लिया क्या, इन्होंने बिना रिजर्वेशन के नहीं कर लिया क्या। तो वो कोऑप्ट करने की कोशिश करते ताकि आपकी लड़ाई को कमजोर किया जाए, आपके संघर्ष को कमजोर किया जाए। तो मीडिया में भी पूरा का पूरा एंकर दिखा दीजिए। अगर मुझे एक भी आपको याद हो कोई आदिवासी तबके का एंकर है पूरी मीडिया में, एक भी अगर याद हो, कोई दलित एंकर है, एक भी याद हो। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। एक पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया में दलित पर पीएचडी कर रहे हैं। वो मेरा भी इंटरव्यू लेने आए और उन्होंने मुझसे पूछा 5 दलित पत्रकारों के नाम बता सकते हैं आप? यकीन मानिए मैं 40 साल से जर्नलिज्म में हूँ और मीडिया पे लिखता रहा हूँ, कई किताबें लिखी, लेकिन मैं 5 नाम नहीं गिना पाया। यही तो रियलिटी है। यही मैंने कहा ना आपको, एक आदिवासी एंकर दिखाइए, एक दलित एंकर दिखाइए, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इश्यूज, आपको वो उससे तकलीफ होती है क्योंकि आपको लगता है कि हमारा दर्द तो नेचुरल है, वो तो होगा ही होगा, और कहीं कहीं आपके समुदाय के लोगों में एक टीस भी उठे तो हाहाकार मच जाता है। आप याद कीजिए ना, हाथरस की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, इन्होंने महिला बना दिया, कई जगह दलित गायब कर दिए, पर कहीं और कुछ होता है। मुझे प्रियंका रेड्डी में बलात्कार किसी के भी साथ वो जघन्य अपराध है, पूरे देश को उठ खड़ा होना चाहिए, पर जब वहां की घटना होती है तो पूरा देश उठ खड़ा होता है और हाथरस में चुप्पी हो जाती है, उल्टे दबाने की कोशिश की जाती है, नहीं रेप तो हुआ ही नहीं। ये रियलिटीज हैं। कई मतलब भंवरी देवी का केस तो जब भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब तो जज बोल जाते हैं कि अरे वो तो दलित तबके से थी, उसको हाथ कौन लगाएगा। तो ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, वो घूंट है जो हम पीते आए हैं। थोड़ा आप भी तो स्वाद चखिए। हम तो आपको एक्सपीरियंस करने भी नहीं कह रहे हैं, बस तकलीफ बता रहे हैं। उतना सुनने में भी आपको दिक्कत आ रही है, लोग तक पहुंच जाएगा उसमें भी दिक्कत आ रही है। मुझे तो अभी भी याद है, मेरा पहला शो था, पहला या दूसरा होगा, मैं रिपब्लिक में गई थी और कास्ट सेंसस पे ही बात चल रही थी। अर्नब गोस्वामी जी का शो था एंड पहली बात वो कहते हैं कि मैं जाति व्यवस्था में बिलीव नहीं रखता, ये बहुत खोखली पुरानी बातें हैं। और मैं मुस्कुरा रही थी, मैंने कुछ बोला नहीं। एंड द नेक्स्ट लाइन ही सेज, अगला लाइन ही वो बोलते हैं कि
आई एम एन अपर कास्ट ब्राह्मण। मुझे जो हंसी आई, पहले आप बोल रहे हैं मैं जाति व्यवस्था में यकीन नहीं करता, एंड देन यू फ्लॉन्टिंग, आप उसका शो कर रहे हैं कि मैं अपर कास्ट ब्राह्मण हूं। फिर मैंने उनको थोड़ा सा करेक्ट किया, वो अंग्रेजी में अक्सर लोग करेक्ट करते हैं, तो मैंने उनको भी थोड़ा मौका दिया करेक्शन का। मैंने उनको बोला, अर्नब जी, यू आर नॉट एन अपर कास्ट ब्राह्मण, यू अपर कास्ट। आप अपर थे नहीं, सामाजिक व्यवस्था ने आपको ऊपर बना दिया, और जिनको आप लोअर कह रहे हैं वो लोअर है नहीं, उनको लोअर कर दिया गया, दे आर लोअर्ड। उसके बाद कहते हैं आई एग्री। तो कभी कभी मौका मिलता है हमें भी उन्हें सिखाने का, क्योंकि इंसान तो सबको बनना चाहिए, अच्छी बातें सबको अपने भीतर लेनी चाहिए, जो बुरा है उसे छोड़ते जाइए, इतिहास से सीखते जाइए। कहाँ कहाँ आपको लगता है जब ऐसे विषय आते हैं, ऐसे मौके आते हैं कि एंकर का एकदम से कैरेक्टर बदल जाता है, एकदम से उनका जातिवाद निकल के आ जाता है? जैसे मैं बताऊं कि आरक्षण का मसला आता है, तो मैंने लिखा है कि कैसे पूरा चरित्र बदल जाता है मीडिया का, वो वन साइडेड हो जाता है। अभी आपका जो यूजीसी वाला पूरा आया मामला, उसमें हुआ इसी तरह के, और दलित इश्यूज आते हैं तब वैसा हो जाता है। तो आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए जिसमें आपने ऐसे इशू के आते ही उनका एक नया रूप देखा। उनके अंदर गुस्सा था, कास्ट सेंसस को लेकर के भी जब मसला आया, जाति होती है क्या, हर किसी जाति होती है। मैं बोले आप अपना उपनाम देखिए ना, जाति नहीं होती है, सबके सब एक तबके के लोग बैठे हुए, पूरा पैनल एक तबके का बैठा हुआ है, जाति। उस इशू के आते ही पता नहीं उनके अंदर कौन सा भूत घुसता है, ये एलिटनेस का भूत है, ये कास्ट का भूत है, ये अपर्ड कास्ट होने का भूत है, डोमिनेंट कास्ट का, किस चीज का भूत है ये? डर। बिल्कुल ये तो ये है कि वो रियलिटी अब सबके सामने आएगी कि यहाँ पे कोई डाइवर्सिटी नहीं है, वो डर भी तो होगा। आपने उस चैप्टर में बखूबी लिखा है जिसमें आप लिखते हैं ना कि जातिगत जनगणना वाला मसला, ये लोग उछल पड़े हैं कि बताइए अब हमारे में भी जाति खोजेंगे, राजनीति में तो कर ही रहे थे, हमारे भीतर भी लाएंगे। अरे लाएंगे ना, लाएंगे। अब जब आप कहते हैं कि यहाँ भी कोटा चाहिए, यहाँ चाहिए कोटा, अब यहाँ भी रिजर्वेशन चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी चाहिए, क्योंकि अपने बलबूते आप खड़े नहीं हुए। आपको जितनी जमीनें मिली सरकार ने 1 रुपए 2 रुपए में आपको दे दिया, टैक्स से आपको कितने चीजों से एग्जेम्प्ट कर दिया। तो जब आप वेलफेयर स्टेट का बेनिफिट उठा रहे हो तो उसमें आपकी तो भूमिका होगी ना, आप दो वहां कोटा, हम तो उसमें भी लेंगे, प्राइवेट में तो रिजर्वेशन के बारे में मांगे ही। तो खैर, जो आप इश्यूज के ऊपर बात कर रहे थे, कास्ट सेंसस हो गया कभी, हाँ यूजीसी वाला तो जो एपिसोड हुआ भयानक था, वो भयानक, मतलब 1 2 3 दिन में ही उल्टे जो लोग इतने कास्टिस्ट नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री, बीजेपी का तो खैर पूरा एजेंडा था, बीजेपी ने तो, मुझे जहां तक पता चला कि कोर्ट में इन लोगों ने हेल्प किया है, उन लोगों का जो केस यूजीसी के खिलाफ लड़ रहे थे, बीजेपी वालों ने हेल्प करी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट में धर्मेंद्र प्रधान जी को जो गाली दे रहे थे ये लोग, कास्ट का, कि तेली का मुंह देखेंगे तो दिन खराब हो जाएगा, जो उत्तर भारत में तो बहुत कॉमन है, हम लोग हमेशा सुनते आते हैं। तो ये सारी बातें जो कर रहे थे, ये सारी चीजें मीडिया को नहीं दिखी, उसमें देशद्रोह नहीं दिखा, उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं दिखा, पर हाँ उनका तकलीफ दिख रहा था। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मुझे तो मंडल कमीशन याद आ रहा था, ये डीयू जेएनयू से कुछ लोग निकल करके बाहर तो पोस्टर्स लिए थे ना हाथों में, और कई लोग तो हाथ में पोस्टर लेते हैं, अब हम जूता पॉलिश करेंगे, जूता लेकर के। तो जूता पॉलिश करना में कोई ह्यूमिलिएशन है क्या? आप उसको जाति से जोड़ रहे हो इसलिए ह्यूमिलिएशन। वेस्टर्न में तो सब काम के प्रति लोगों का सब सम्मान है, सब काम के प्रति सम्मान है, पर आप उसको जाति से जोड़ते हो, इसलिए आप उसको नीचा देखते हो। तो अब जैसे मंडल कमीशन में लोग कर रहे थे ना कि हम तो अब अपर्ड कास्ट जूता पॉलिश करेगा, संभ्रांत लोग जो हैं, तो वैसा ही यूजीसी में देखने को मिला कि हमारे बच्चों को फंसाया जाएगा। अरे क्यों फंसाया जाएगा? दलित बैकवर्ड बच्चा जो आदिवासी है, अल्पसंख्यक, वहां जा रहे हैं किसी को फंसाने के लिए, पढ़ने के लिए, या आपके बच्चे जा रहे? ऐसा प्रतीत हो रहा था मुकेश जी कि वो चाह रहे हैं कि जातिवाद करने का उनका अधिकार बना रहे। क्या ऐसा आ गया था यूजीसी में? ओबीसी ही तो जोड़ा गया। और अगर कास्ट एट्रोसिटी की बात थी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा, तो ये तो था ही नहीं कौन करेगा, ये था किसके साथ होगा। करेगा में तो ओबीसी भी आ सकता था, पर ओबीसी समुदाय को तो मैंने नहीं देखा सड़कों पे वो गुस्सा कर रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे। सिर्फ एक लोग कर रहे थे। कौन लोग थे? जो चाहते हैं कि उनका एक आधिपत्य बना रहे, स्टेटस को बनी रहे, हेजेमनी बना रहे, ये वही लोग थे। तो यूजीसी के समय में पूरा आग बबूला थे, सारे के सारे एंकर्स मानो उनके घर से उनका कुछ छिन रहा हो, ऐसे बिहेव कर रहे थे। 1 2 को छोड़ दिया जाए, जैसे संदीप चौधरी जी को मैं छोड़ दूं, बाकी थोड़ा मतलब और एक आध और होंगे तो, पर बाकी जितने लोग थे सबके सबका धुन राग एक ही जैसा दिख रहा था। कास्ट सेंसस का मुद्दा ये हो गया। अभी जो एक और इन्होंने न्यूज चलाई, -40 पे भी डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो पूरा
एक एजेंडा क्रिएट करके क्रिमिनलाइज करते हैं ये हमारे तबके के लोगों को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को। तो ये नहीं दिखा रहे कि -40 तो प्राइवेट वाला तो -40 छोड़ो, कितने नंबर पे जा रहा है, पैसा देके जा रहा है। किसके पास पैसा है? दलितों, पिछड़ों के पास पैसा है कि वो 1-1 करोड़ दे करके अपने बच्चों को भेजेंगे? ये सारी बातें तो आप नहीं करते। और -40 वाली भी जो घटना है, पूरा इन्होंने उसको डिस्टॉर्ट करके दिखाया। वो तो ऐसे कोर्स है जो कोई ले नहीं रहा था, मजबूरन में -40 निकाले कि कोई ले, वो डॉक्टर बनने के लिए नहीं था। हाँ, मेडिकल फील्ड में कुछ काम ऐसे जिसके लिए वो था, तो इसको जानबूझ के डॉक्टर से जोड़ करके दिखाया गया। तो पूरा एक एजेंडा काम करता है। तो जो इश्यूज ऐसे होते हैं जिससे इनको खतरा महसूस होता है, इनकी मोनोपोली को खतरा महसूस होता है, वहां फिर ये ऐसा एक अवतार धारण करते हैं कि जिसको आप देखिएगा तो आपको हंसी भी आएगी, हंसी के साथ साथ आपको लगेगा कि पत्रकार है ये ऐसे पत्रकार होते हैं। ये सवाल भी इधर आता है। अभी यूपीएससी को लेकर जो भेदभाव वाला पूरा एपिसोड हुआ, जिसमें कैसे इंटरव्यू में नंबर कम करके पीछे धकेला जाता है, ये डिबेट चैनलों पे या तो आई नहीं, गायब रही, सोशल मीडिया पर ही ये सब चलता रहा। तो क्या आपने ये भी महसूस किया कि इस तरह के टॉपिक जहां फंसने वाले होते हैं वो अवॉइड कर जाते हैं? जैसे अभी आपने कास्ट सेंसस की बात की, जब प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, तो फिर उस पर कोई बहस हमें ज्यादा देखने को नहीं मिली। सिर्फ एक दिन हुआ था, उसके बाद शांत हो गया। क्योंकि वही बात है कि सही जो कि मीडिया, पहले ये था ना कि मीडिया सच दिखाएगा कि नहीं झूठ दिखाएगा। अब वो सच झूठ से बहुत इतर हो गया है। मीडिया अब खुद क्या निर्माण करेगा? जैसे अभी देखिए एक आंदोलन चल रहा है किन बेतवा का, बुंदेलखंड वाला आदिवासियों का आंदोलन है, जिसको हम चिता वाला आंदोलन भी कह रहे हैं। लोग चिता पे लेट रहे हैं, फांसी लगा के खड़े हो रहे हैं कि हम मर जाएंगे। अगर 7,000 फैमिलीज हैं जिनका विस्थापन हो जाएगा, मतलब 40,000 35,000 लोग हैं, और उनके बारे में कोई सोच रहे? एक भी दिन हुआ जब मीडिया ने उसको दिखाया? मणिपुर कितने समय से जल रहा है, अभी 2 बच्चों की मौत हुई, बगल में गृह मंत्री थे, बंगाल में 27 तारीख तक रुक रहे, दिखाया एक भी बार? प्रधानमंत्री जी का झालमुड़ी खाना दिखाते हैं। ये झालमुड़ी पत्रकारिता का दौर है। ये झालमुड़ी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कितना बादाम पड़ेगा, कितना प्याज पड़ेगा, कितने में मिलेगी, और प्रधानमंत्री कैसे चटकारा लेंगे। चटकारा पत्रकारिता है ये इस दौर में। अब ये सच दिखाने को है ही नहीं, कितना छुपाना है वो दौर है। तो जो इश्यूज, जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, जो वंचित तबके का मुद्दा है, जो बेरोजगारों के मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं। अभी 4 दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ उत्तर प्रदेश में। मैंने देखा लड़कों को, जो ओबीसी अभ्यर्थियों का, एससी अभ्यर्थियों का वहां पर जो 69 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसमें कैसे उनका हक मारा गया। इस पे वो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके गले में हांडी थी, पीठ पे झाड़ू थी। वो कह रहे थे कि अब यही है हमारा भविष्य अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी। ये दिखाया गया, एक भी विजुअल मीडिया में चला उनका। मध्य प्रदेश में आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते, क्योंकि 13% आरक्षण ओबीसी का होल्ड करके उन्होंने रखा है। कभी भी मीडिया ने उस मुद्दे को दिखाया होगा? बिहार में बता रही हूं, एक व्यक्ति का गर्दन काट करके उसको लेके घूम रहा है, वो दिखाया गया। छोटी सी बच्ची को होली के दौरान में, क्योंकि वो पासवान समुदाय से है, वो रंग लगाने से मना कर देती है। अपर कास्ट के लोग उसको मार देते हैं, जो जातिवादी लोग हैं वो उसकी हत्या कर देते हैं। दिखाया क्या? राजेश विश्वकर्मा बिहार में भूख से तड़प करके पूरा परिवार फांसी लगा देता है, वो दिखाया इन्होंने? नहीं दिखाएंगे। यूजीसी में जो दलित, बैकवर्ड, आदिवासी बच्चे सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिखाया उनको? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उनसे जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं। इसीलिए वहां डाइवर्सिटी होनी बहुत जरूरी है। वरना ये वही कहते हैं, ये हाइपर रियलिज्म से अब हाइपर इंडिया ये तैयार कर रहा है, हाइपर रियल इंडिया, जो इंडिया से भी दूसरा इंडिया तैयार हो रहा है, दिख रहा है। जो हमें बड़े बड़े पुल दिखा देंगे तैयार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री चमक रहे हैं, उनकी चमक दिख जाती है, उनके कपड़े दिख जाते हैं, अनुराग ठाकुर का मछली खाना दिख जाता है मंगल के दिन मंगल के दिन मछली खाना टीका लगा के, और तेजस्वी के खाने पर हंगामा कर, वो पहले की पिक्चर पे हंगामा करेंगे, पर मंगल के दिन खा रहे हैं उस पे कोई हंगामा नहीं होगा। ये हेमंता विश्व शर्मा को नाचते हुए दिखाएंगे, तो कहीं कोई मंदिर में घुस रहा है वो दिखाएंगे। पार्लियामेंट में, सदन में, संसद में कंगना रनौत का साड़ी का कहते हैं ना कि आंचल दिखाएंगे, कितना सुंदर है। हील पहनी है, स्टिलेटो पहना है, जूता पहना है, वो दिखाएंगे। जो जितने भी सदन में सांसद आती हैं, महिलाएं हो पुरुष हो, ये चर्चा तो अब ये करवाते ही नहीं कि किसने क्या बोला, कौन क्या पहन के, क्योंकि किसने क्या बोला अगर बता देंगे तो नौकरी पर खतरा आ जाएगा।
दिखाते वही हैं जितना दिखाने का, कहते हैं ना कि थोड़ा सा जगह छोड़ रखा है, उतना ही दिखाएंगे जितना बताया गया है, वरना ये इश्यूज दिखाएंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी इनको जितना, क्योंकि यही है ना कि चॉम्स्की ने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने तैयार किया कि कैसे एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, क्रिएटिंग कंसेंट नाम से किताब होगी, उसमें वो फॉर्मुलेटिंग क्रिएटिंग, उसमें वो लिखते हैं कि जो मीडिया जो प्रेजेंट भी कर रही है वो इस बात से तय होता है कि ओनर कौन है। तो सारी मीडिया मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, तो वो जो क्या कहते हैं मीडिया जो तैयार करती है वो भी कौन उसका मालिक है, सूत्र कहाँ से आ रहे हैं, कितना उसको दिखाने का परमिशन है, तो जो मालिक है तो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, तो अब कभी भी दिखाएंगे कि आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है उन मालिकों के कारण, वो चलेगा ही नहीं। तो मीडिया क्या दिखाता है वो निर्भर करता है कि उसको परमिशन कितनी है और उसका खुद का मोनोपोली कितने खतरे में है। ये बताइए कि नाविका कुमार के साथ आप क्यों भिड़ गई थी? बहुत बार भिड़ी हूँ। आप किस भिड़ने का जिक्र कर रहे हैं? संसद सत्र पर एक टीवी डिबेट के दौरान आप उनसे भिड़ गई थी और फिर आपने उनका कटा हुआ हिस्सा पोस्ट किया था नाविका। जी 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 जी, वो तो हर बार करती थी वो, मतलब उनका हमेशा का ये हो चुका था कि मैं कुछ भी बोलूं तो वो उस हिस्से को काट देती थी, वो काट करके फिर जो लाइव में जो अगर आपने रिकॉर्डिंग कर ली तब तो ठीक है, पर कई बार नाविका जी का एक अपना एक अलग स्ट्रैटेजी है, इसलिए वो पकड़ी नहीं जाती कंपैरेटिवली चित्रा जी के, अंजना जी को। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि वो रिकॉर्डिंग करती हैं, बहुत कम लाइव करती हैं, तो क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करती हैं तो हिस्सों को काट लिया जाता है, एडिटिंग करके आपका जो आपने बोला है जो सरकार के थोड़ा भी खिलाफ हो सकता है उसको पूरा ही गायब कर दिया जाता है। तो मुझे अभी भी याद है कि ये लोग पूरा मुद्दा बना रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की मदर को कुछ कहा गया, जिसका हमने भी कंडेमनेशन किया। उस समय में एक और इंसिडेंट हुआ, वो तो बिहार की महिलाओं का बोली लगा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कि 20-20 हजार की मिल जाती हैं, और एक उनके खुद के नेता बोल रहे थे कि जो विपक्ष की महिलाएं वो कुत्तों के साथ सोती हैं। ये वाला बात मैंने वहां उठाया था, वो पूरा उन्होंने गायब कर दिया, पूरा कट हो गया। पर क्योंकि मैं रिकॉर्ड जब हुआ तो मैं स्टूडियो नहीं गई थी, मैं अपने यहाँ से कर रही थी, तो मैंने वो अलग से क्लिप बनाई थी ताकि वो प्रूव हो पाए कि ये क्या करते हैं, ये इतना डरते हैं, हम बोलने से नहीं डरते, ये दिखाने से डरते हैं। तो ये तो रियलिटी ही है। और कई बार उनसे भिड़ंत हुई है, क्योंकि वो एक बार तो ऐसा था कि उनके एक जो गेस्ट है, वो गेस्ट मतलब बहुत वाहियात बातें कर रहे थे, वो कश्मीरियों की बेसिकली लिंचिंग की बात कर रहे थे, वो जो उनके गेस्ट, इसी तरह का कि इनका भी जीनोसाइड जैसा कुछ होना चाहिए इस तरह का। तो मैंने उनको बोला कि जीनोसाइड का जो कॉल दे रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो इजराइलीज ने जो पैलेस्टीन के साथ किया वो इनके साथ होना चाहिए, तो मैंने उनका बहुत विरोध किया। वो क्लिप उन्होंने काट दी, उसके बाद से जिस शो में वो उनका गेस्ट जाता था मुझे वो नहीं लेती थी। तो इस तरीके से पूरा इनका सिस्टम काम करता है। मैंने बोला कि मतलब अब दाऊद इब्राहिम को भी यहाँ बिठाएंगे क्या? आप बोल रही है वो प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर इस तरह की बात करता है। तो उसके बाद फिर कई समय तक उन्होंने मुझे लिया भी नहीं था। क्या फर्क पड़ता है जब लोग हमारे साथ है, सुन रहे हैं आपके माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जितने हमारे डिजिटल पत्रकार बंधु हैं उनके माध्यम से, क्या फर्क पड़ता है? बुलाओ ना बुलाओ, हम तो ऐसे भी जहां हमारी बात जानी है वो जाएगी ही जाएगी। आप ब्लैक लिस्ट हैं अभी? मतलब ये तो पता चलता है कि बहुत रेयर ही बुलाते हैं, क्योंकि इनका पूरा प्लानिंग था। मुझे जो पहले ही पता चला था कि पहले ही चुनाव के पहले ही उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया था, पर क्योंकि बिहार में चुनाव था, इनकी मजबूरी बन चुके थे हम, इसलिए इनको लेना पड़ा। क्योंकि हमारे लीडर ने ही कह दिया था कि अगर कोई मीडिया हमारे स्पोक्स पर्सन का बहिष्कार करेगा तो तेजस्वी भी किसी भी मीडिया को अपना एक बाइट नहीं देगा उस प्लेटफॉर्म को, इनको हमें लेना पड़ा। लेकिन जैसे हमें पता चला था, उनके जो कोऑर्डिनेटर्स होते उन्होंने बताया कि मैम अभी तो आपका हो गया, जैसे चुनाव खत्म होगा आपको लेना बंद करेंगे। उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हम लिखते हैं, बोलते हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। जैसे बाबा साहब ने मूक नायक तैयार किया, तो उसी तरीके से हम भी, अपनी मीडिया हमारी खड़ी हो ही रही है। यह है कि उनको संसाधनों का बहुत अभाव होता है, तो ये सारी दिक्कतें तो झेलते हैं यूट्यूबर्स जो हैं, बहुत झेलते हैं। और कई बार बड़े बड़े आपके पास एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आते हैं ना, जो इनके पास आते हैं। तो यही बात है ना कि इसीलिए इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए पतंजलि से एडवर्टाइजमेंट ये लोग इतना लेते हैं, इतने चीजें खराब निकली, कोर्ट भी इतनी बार फटकारे, कभी दिखाए होंगे, प्रचार भले करते हैं, तो उनके हिसाब से काम करते हैं। इसलिए मीडिया का फ्री होना जरूरी है। तो जितने भी डिजिटल पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, सबको बहुत ताकत मिले, और जितना भी हो सके थोड़ा बहुत हम एक दूसरे की मदद कर पाए, तो हमेशा हम लोग एक दूसरे की मदद करें। तो अभी आप लोगों को बहुत कम बुलाते हैं, जो ये गोदी मीडिया जिसको ना के बराबर ही है, ना के हाँ, बराबर, ना के बराबर ही है। हाँ,
इतना आतंकित हो गए आप लोगों से? हो तो गए हैं, लग तो वैसा ही रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ भी है कि बुलाते हैं लेकिन क्या कहते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है उस इशू पे जिस इशू पे बीजेपी को उस तरह से खतरा महसूस नहीं होगा या उनको बहुत ज्यादा हमारी जरूरत है, तब बुलाते हैं। अदरवाइज वो पूरी तरह से साइडलाइन ही करते हैं, ये तो दिख रहा है। एक एपिसोड आपका संगीत रागी के साथ भी हुआ था। हुआ था। उन्होंने बदतमीजी की थी। बहुत, वो सिर्फ बदतमीजी मैं नहीं कहूंगी, वो अंदर का सामंतवाद बोल रहा था, उनका अंदर का जातिवाद बोल रहा था। बिहार, यूपी, कहीं भी चले जाइए, अगर दलित पिछड़ी महिलाओं को हकारत की नजर से देखना हो, उनको नीचा दिखाना हो, तो सीधे उन महिलाओं के, दो कौड़ी की औरत है, ये दो कौड़ी का आदमी है। उस व्यक्ति ने मेरे लिए यही इस्तेमाल किया था, 2 कौड़ी या 2 टके की महिला, इस तरह से कुछ बोला था। वो प्रोफेसर है, आप सोच सकते हैं किसी प्रोफेसर की भाषा ऐसी होगी, जबकि वो जान रहे हैं कि जो सामने बैठी है स्टूडेंट, कम से कम एक डिग्निटी तो मेंटेन हो। वो डिग्निटी भी उन्होंने मेंटेन नहीं की। इसलिए मुझे सिर्फ एक व्यक्ति पे गुस्सा नहीं, मुझे पूरा वो सिस्टम, पूरा इतिहास याद आया जो हमारी महिलाओं पे बरपाया गया, वो मुझे याद आया। इसलिए मैंने उनको कहा चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि और उसके बाद वो पूरा कांपने लगे, थरथराने लगे। मैंने बोला कि अपना सामंतवाद जातिवाद पॉकेट में रखो, वरना यही झाड़ दिया जाएगा। लिटरली अगर उन्होंने कुछ और बदतमीजी की होती तो मैं किस लेवल पे गई होती, ये तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकती, क्योंकि हमेशा से हम देखते आए कि हमारे लोगों को दबाया गया, हमारे तबकों की महिलाओं का रेप इसलिए हुआ ताकि उस जाति को उसकी औकात दिखाई जा सके। और आप उस तरह की बदतमीजी, आज भी आपकी इतनी हैसियत हो गई, इतना औकात हो गया कि आप बैठ गए मेरे सामने और बगल में मुझे 2 टके का बोल रहे हैं, तो वो तो अब कोई महिला नहीं झेलेगी। और जो हमारा हिस्ट्री पूरा रहा है वो तो भीतर में है ना भाई। आप, इसीलिए मैं जब कभी तीखा बोलती हूँ तो ये लोग हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि आप प्रेम से क्यों नहीं बोलती, मीठा मीठा क्यों नहीं बोलते। रसगुल्ला मिला नहीं तो मीठा क्या बोले। तुम लोगों ने सिर्फ यातनाएं दी, समाज को सिर्फ, समाज ने मेरे झेला है, सिर्फ पीड़ाएं हैं। जगदेव बाबू की हत्या हमें नहीं याद है क्या कि उनके ऊपर पेशाब किया गया, उनकी हत्या करने के बाद भी उनकी लाश तक नहीं दे रहे थे। ये सारी चीजें हमें नहीं याद है कि तो रोजमर्रा में जो भाषा इस्तेमाल करते हो, हम इस मुकाम पे पहुंच गए, उसके बाद भी भाषा नहीं बदल रही। ये प्रोफेसर कैसे बने, इनका तो संदीप जी ने बड़ा बढ़िया निकाल ही दिया था, इनका पूरा हिस्ट्री बायोडेटा। ऐसे प्रोफेसर भरे हुए हैं पूरा। अभी एक और प्रोफेसर का आया ना आंकड़ा, अभी मुझे याद है टीएमसी सांसद महुआ जी ने डाला था कि सरस्वती कॉलेज या डीयू का ही कोई कॉलेज है, जिस कॉलेज के प्रोफेसर वहां पैसे बांटते पकड़े गए बंगाल चुनाव में। ऐसे कई, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, आज जिस यूनिवर्सिटी में कहीं भी बहाली हो रही है तो बहाली तभी हो रही है जब उसका कोई आरएसएस कनेक्शन हो। ये रियलिटी है, ये सभी जानते हैं। पैसे तो लग ही रहे हैं, पर साथ ही साथ आरएसएस बीजेपी का पूरा कनेक्शन हो, और ऐसे लोगों को भरा जा रहा है जो चुनाव के दौरान एजेंट्स बने, दलाली करे, पैसे बांटे। वो लोग पढ़ाएंगे क्या? बताइए, शिक्षा का स्तर इन्होंने क्या बना दिया है। एक यूनिवर्सिटी जिसका इतना नाम होता है, उसके कॉलेज के प्रोफेसर अगर पैसे बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। तो संगीत रागी का वहां बैठना और ये कहना, हमारा बेसिकली हमारे ऊपर से कटाक्ष करना, अब वो बर्दाश्त के बाहर है। और जो जैसा बोलेंगे, अब सूद समेत नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उसको वापस किया जाएगा। चैनल ने, एंकर ने उस समय क्या किया था, उसकी भूमिका क्या थी? कुछ नहीं, शी वाज साइलेंट कि हाँ आप लोग मत करिए, चुप रहिए, ठीक है, हो गया। मैंने बोला हो क्या गया, ये तो सुनेंगे। कौन था एंकर उस समय? शायद रोमाना जी का शो था या चित्रा जी का, मुझे याद नहीं है, दोनों में से ही किसी का था। पर बदतमीजी ये कर रहे थे और बदतमीजी का जवाब इनको मिल गया। उसके बाद ये कभी बैठते नहीं। सिर्फ यही नहीं, इनके स्पोक्स पर्सन भी जितने संभ्रांत स्पोक्स पर्सन, बेसिकली अपर कास्ट के जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो सारे के सारे ही बदतमीज हैं। एक ने तो मुझे कहता है हटाओ इसको चैनल से, निकालो इसको चैनल से। मतलब इस तरह की भाषा के हटाओ, फेंको, बाहर निकालो। मतलब आप बगल में बैठने देखने से बहुत तकलीफ होती होगी ना, तब तो ये भाषा आपकी निकलती है। तो ये सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके विश्लेषक भी वैसे ही आते हैं। बहुत रेयर ही विश्लेषक हमें देखने को मिलते हैं जो ईमानदार हो, जो निष्पक्ष हो और जो सच को सच कहना जानते हो। जैसे अभी एक ही दो तो मुझे दिखता है, आशुतोष जी हो गए, हरियाणा से भी एक हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अधिकतर मानक जी के शो में वो होते हैं। तो हैं, कुछ लोग हैं जो बैठते हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये जो मनुस्मृति के फाड़ने वाला जो विवाद था वो क्या था? क्या आप
सोच कर गई थी कि आज ये करेंगे, या ऐसा माहौल बन गया कि आपको ये करना पड़ गया? नहीं, उससे पहले अमित शाह जी ने सदन में कहा था, अंबेडकर जितना नाम लेते हो उतने भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। इस बात का गुस्सा था भीतर में कि होम मिनिस्टर जिनका काम है देश में संविधान से देश को चलाना, वो संविधान निर्माता के बारे में ऐसी बात कर रहे हो कि तुम बेकार में नाम ले रहे हो, क्यों नाम ले रहे हो, इसका नाम लो, भगवान का नाम लो। कहाँ से सोच ये आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं आती है ना। इनका पूरा सोच मनुस्मृति से आता है। अभी भी मैंने एक जज का स्टेटमेंट देखा जो कह रहे थे कि मनुस्मृति को पढ़ाया जाना चाहिए। वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट रटा देना चाहिए, मनुस्मृति पढ़ाया जाए। खैर, तो उस इंसिडेंट में जो ये हुआ, मैं डिबेट में गई और उनकी जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और उस समय में चिराग पासवान जी की पार्टी के ही प्रवक्ता, दोनों लोग इसका सपोर्ट करते। मैंने मनुस्मृति को बोला कि ये इससे चलाना चाहते हैं देश को, तो उन्होंने उसका बहुत वो किया, सम्मान किया। मनुस्मृति हमारी ग्रंथ है, आप इसका अपमान नहीं कर सकती, आप इस तरह नहीं बोलते। क्योंकि मैंने उसका एक लाइन बोला था ना, स्त्री स्वतंत्र मरहती, स्त्री स्वतंत्रता के काबिल ही नहीं है। तो वो लोग पूरा तारीफ करने लगे। फिर मुझे लगा कि मतलब लिटरली आप सच में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इसलिए मैंने उसको फाड़ दिया। वो जो कोटेशन था उसको मैंने फाड़ा कि ये ऐसे कोटेशन जो शूद्रों को, जो ओबीसी तबका उसको जानवर बोलते हैं, उसको तो एग्जिस्टेंस का अधिकार नहीं है। कैसे आप इस किताब के समर्थक हो सकते हैं? जो इस किताब का समर्थक होगा वो संविधान का विरोध करेगा। नहीं रहना आपको देश में, छोड़ के चले जाइए, पर संविधान तो देश से ही चलेगा। इसलिए मैंने उसको वहां पे फाड़ा, उस कोटेशन को। और वो ऑब्वियसली वो मनुस्मृति का था। और उसके बाद पूरा देश में माहौल ऐसा बन गया कि हमारा अपमान हो गया, अपमान हो गया, अपमान हो गया। क्या माहौल था स्टूडियो में? तो पूरा भड़की हुई थी एंकर, बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। मुझे कह रही है कौन पढ़ता है मनुस्मृति? मैंने बोला जिनके साथ, मीनाक्षी जोशी, मैंने बोला कि जिनके साथ इस किताब के आधार पर गले में हांडी, पीठ में झाड़ू बांधी गई, इस किताब ने निर्धारित करवा दिया गया कि दोपहर 3 बजे के बाद रात के 9 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि छाया लंबी हो जाएगी, किसी पे पड़ जाएगी। जिस किताब ने ये करवा दिया कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं मंदिरों में नहीं जा सकती, वो अछूत है। जो कि आप अगर एक खास जाति का व्यक्ति आपको लात भी मारे तो उसको अधिकार है, पर आपने अगर वापस लात मार दी तो शूद्रों का हाथ पैर काट देना चाहिए। वो किताब कहीं से पूजनीय हो सकती है क्या? तो उन्होंने बोला कि आप कौन पढ़ रहा है? मतलब मैंने पढ़ा क्योंकि मैं देखना चाहती थी इसमें लिखा क्या क्या है। बिना पढ़े, बिना जानकारी के हम नहीं बोलते। एकेडमिशियन भी जो होता है उसकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप जो अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसके पीछे कोई तथ्य प्रमाण होने चाहिए। तो मैंने बोला मैंने पूरी पढ़ रखी है। आज के जमाने में भी कोई पढ़ता है? बोले कि आज के जमाने में भी इसको मानने वाले तो पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद फिर वो गुस्से में चली गई। देन व्हाट हैपेंड, राइट विंग का एक राइट विंगर बहुत गंदा लिखता है, उसने लिखा कि इस लड़की को वहीं थप्पड़ मारा जाना चाहिए था मेरे बारे में। फिर उसको वो एंकर कोट करते हुए लिखी है कि क्या पता मेरा मन भी हुआ हो। ये आपस में सोचिए कि मतलब कोई व्यक्ति स्टूडियो में जाता है ये सोच के जाता है कि वहां सुरक्षित है, वहां के एंकर से मारने पीटने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि दलित वंचित तबका वहां पहुंच चुका है। फिर जब मैं वहां से जब मैंने ये पढ़ा कि उन्होंने लिखा कि उसको थप्पड़ मारने का मन किया हो, मैंने उनके पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि अब वो जमाना नहीं है कि आप दलितों पिछड़ों को थप्पड़ मारेंगे और हम गाल आगे बढ़ा देंगे। अब जो आप करेंगी उसका चक्रवृद्धि ब्याज में आपको वापस देंगे हम। तो वो बहुत ज्यादा चल गया और लोगों ने फिर लिखना शुरू किया। देश 2 धड़े में बट चुका था इस वे में कि लोग समर्थन में भी बहुत ज्यादा थे और जो पोंगा पंथ में यकीन रखते हैं, जो जातिवाद को अभी भी मानते हैं, वो ऑब्वियसली विरोध में खड़े थे। पर पूरा एपिसोड यही था कि एंकर जो वहां थी वो भी मारने का, सोचिए, प्लानिंग कर रही है, प्लॉटिंग चल रहा है। पर एक चीज तो था, जैसे ही मैं वहां से उतरी एक व्यक्ति थे जो झाड़ू मार रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप बोले तो बहुत बढ़िया लगा। वहां से ताकत मिल गई, हो गया। जिनका जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है उनकी जिम्मेदारी निभ गई। तो ये पूरा वो एपिसोड है जिसमें ऐसे ऐसे हुआ। बाद में इन्होंने FIR वगैरह भी कराई और कौन कौन सी धारा लगाई आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई। पर एंड में तो यही कहीं कुछ हुआ नहीं, तो खत्म। और आपकी पार्टी ने क्या किया फिर? पार्टी उसी के बाद तेजस्वी जी का फोन आया था कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको डरना नहीं है। बोला डर बिल्कुल भी नहीं है, डरेंगे क्यों? आप हैं, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमको डर किस बात का होगा। फिर हाँ, बाकी चीजें देखना कि कोर्ट का प्रोसेस ये वो सब पार्टी ने किया उसमें। तो ये मीडिया में जब आप जाती हैं तो एंकर आप पर हावी होने के लिए, आप पर अटैक करने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि आपकी पार्टी तो यादवों और मुसलमानों की पार्टी है, MY की पार्टी, इस तरह से अटैक करते होंगे, या आपके पार्टी में तो वंशवाद है,
ये सारी चीजें तर्क आप पर पलट के मारते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी जब मैं वुमेन रिजर्वेशन में महिलाओं की बात कर रही थी कि इसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, ओबीसी SC ST महिलाएं होनी चाहिए, तो उस पे वो कह रही थी कि तो पर आपकी पार्टी से तो मीसा भारती ही जाती हैं ऐसा करके। तो मैंने बोला कि मतलब पिछड़े तबके की महिला है तो वो आपको नजर आ गई, और इस पार्टी से बांसुरी स्वराज आती हैं तो वो किसी की बेटी नहीं होती हैं, आसमान से उतर करके आती हैं। शेषी सिंह किसी की बेटी नहीं होती, वो आसमान से उतर के आती है। शांभवी चौधरी हो, कोई भी हो, जितना पूरा परिवार भरा हुआ, ये किसी का परिवार नहीं, वसुंधरा राजे का पूरा परिवार, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा परिवार, सबका परिवार, और अनुराग ठाकुर पूरा परिवार, पर उनको दिखता वही है जिसको वो जानबूझ के लोगों के मस्तिष्क में एक कलेक्टिव मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं और उसको पूरा कहते हैं ना कि इनग्रेन करना चाहते हैं, अंदर घुसाना चाहते हैं, उसी को वो बाहर लेकर के आते हैं। पर हाँ, उसका हमारे पास तो जवाब तो पहले से ही तैयार है, क्योंकि हम देखते हैं कि रियलिटी क्या है, बस हमको सच वहां पर रखना है। और सच जनता अपने आप जिसको देखना है, जिसको स्वीकारना है, वो देखती है, स्वीकारती है। वही मैंने कहा, रीडर अलग अलग तरह के होते हैं, एक वर्ड टू वर्ड लेते हैं, एक देखते हैं कि उसके बीच में तथ्य क्या छुपे हुए हैं। बाकी हाँ, जो MY का आपने बोला, मैं तो आंकड़े रख देती हूँ। अब चाहे वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे हों, पीताम्बर पासवान जी रहे हों, जितने भी लोग हों, डिफरेंट दिख जाएगा कि अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। वो महिलाओं में सिर्फ मीसा भारती जी का नाम ले रही है, मैंने कहा अनीता देवी महतो आपको नहीं दिखती हैं, हमारे यहाँ से ममता भुइयां आपको नहीं दिखती हैं, रविदास जो है, अर्चना रविदास, हम लोग जितने लोगों को लेकर के आए वो आपको नहीं दिखता। सिर्फ एक दिखती, क्योंकि आपको वही दिखाना है, आपको लोगों के दिमाग में उसको फिट करना है, इसलिए आप वही दिखाएंगे, आप वो रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो आंकड़े तो हमारे पास है, तथ्य हमारे पास है, पर वही है कि कितना जा पाता है। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितना से जितना समय मिल पाए, पर वही होता है कि जब आप बोलना शुरू करते हैं, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड भी नहीं होते, एंकर भी कूद पड़ते हैं, और जो सत्ता पक्ष का बैठा है वो भी कूद पड़ता है, विश्लेषक भी कूद पड़ते हैं, तो सबके सब पूरा उसको हौच पौच बना देते हैं। पर थोड़ा ही अगर निकल के आ जाए, थोड़ी ही बात चली जाए तो क्यों ना जाए। क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद CSDS के आंकड़े जो आए, उसमें यह 38% लोग टीवी के डिबेट्स के हिसाब से अपना वोट तैयार करते हैं, किसको वोट देना है। तो हम वो स्पेस क्यों छोड़े? अगर हमको थोड़ा भी जगह मिल रहा है, उस जगह में अपनी आवाज पहुंचाएंगे। पर एक कमी जो हमारे में रह गई विपक्ष की पार्टियों में, कि हम एक मीडिया ऑल्टरनेट खड़ा नहीं कर पाए। जैसे साउथ में है, DMK के पास है, सन TV है, सब अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह भी खड़े किए। नॉर्थ में हम ये काम करने से चूक गए, क्योंकि हम मास बेस्ड पार्टी थे, तो हमेशा मास हमारे साथ ही, तो हमने इसके बारे में सोचा नहीं। बट विल हैव टू प्लान 50-60 years ahead। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी और RJD को जिस तरह से मीडिया ने तबाह किया है, वो तो उससे सबक नहीं सीखा है आपकी पार्टी ने। लेकिन नहीं सीखा है, सीखा क्या, सबक क्या सीखा है वो हम समझते भी हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले साल ही कोई महिला दिवस पे या किसी और दिन प्रोग्राम हुआ था, और इनकी पार्टी का कन्वेंशन था या कोई प्रोग्राम था, उस दिन तेजस्वी जी यहाँ मौजूद थे, वो न्यूज़पेपर लेके आए थे, और वो बहुत आक्रोशित थे। उन्होंने दिखाया, पहला पन्ना पलटा, दूसरा पन्ना पलटा, तीसरा पन्ना पलटा, और वो लगातार पन्ने पलटते जा रहे थे। और उन्होंने कहा कि आप देखिए कि इसमें विपक्ष कहाँ है, एक कोने में सिमटा हुआ है या पूरा गायब ही है। तो मीडिया कैसे काम कर रही है, किन के लिए काम कर रही है। उस समय गोपाल खेमका जी के बेटे की या उनकी किसी की तो हत्या हुई थी, क्योंकि बेटे की पहले हत्या हो गई थी, उनकी बाद में हुई थी, उन्हीं की हत्या हुई थी। तो वो दिखा रहे थे कि ये सब खबरें गायब है, तो ये दिखाते नहीं है। पार्टी ऑब्वियसली ये चीज देख रही है, सीख रही है। लालू जी बहुत कहते हैं ना कि बिहार में उनके लिए एक शब्द है कि राजनीति के वो भोला बाबा हैं, मतलब कि वो माफ कर देते हैं, बहुत उदार दिल हैं, वो भूल जाते हैं। जिन मीडिया ने उनके लिए चलाया, झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया, भूरा बाल साफ करो, जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। सदन में भी उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये बात नहीं कहा, कोई प्रमाण है तो लाके दिखाओ। खैर, जिन एडिटर ने और जिन्होंने ये लिखा था, अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ केस नहीं किया, उनको वो कोर्ट में नहीं घसीटे। मेरा तो मानना है कि ले जाना चाहिए था, तब कम से कम उसको ब्रेक लगता, जो सब मिलके कर रहे थे। नाम आप पूछ लीजिए किसी और से, नाम तो मैं नहीं लूं क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब उस पर डिस्कशन ही बेकार है। हिंदुस्तान टाइम्स से किसी के तो थे वो, पर उन्होंने ये छापा था, और कभी इन्होंने ऐसा कहा नहीं। तो एक छवि पूरी गढ़ी गई, दिखाया गया एक जाति की है, जबकि मतलब 15-16 मिनिस्टर्स हमारे उस समय में, विधायक हमारे कुशवाहा समुदाय से थे, दलित समुदाय से हमारे, मतलब सब रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हर तबके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। तब तो आज भी दलित पिछड़ा जो तबका है वो हमेशा
हमेशा कहता है कि लालू जी ने स्वर्ग दिया ना दिया, स्वर्ग भले दिया। ऐसे कई इंस्टेंसेस है जिससे लोग उनसे नफरत करते हैं। पटना गोल्फ क्लब वाला वो इंसिडेंट, जिसमें आपको पता होगा बगल में बेऊर जेल है पटना गोल्फ क्लब के, और बेऊर जेल में वहां बगल में दलित बस्ती थी, वहां से जबरन लेकर के जाते थे, वहां का नाला और जो बेसिकली लेट्रिन जिसको कहते हैं वो साफ करवाने के लिए लेकर के जाते थे जबरन दलितों को। उस दिन शादी थी और लालू जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, उसके बाद की थोड़ी महीने 2 महीने बाद की घटना है। शादी थी, जिस व्यक्ति की शादी थी उसको जबरन पकड़ करके बेऊर जेल लेके जाया गया कि अभी साफ करो। वो लोग रोते बिलखते रह गए कि वो दूल्हा है, उसको छोड़ दीजिए। वो लोग नहीं रुके। वो जो लड़की के परिवार वाले रोते रोते सब लालू जी के घर पहुंचे सुबह 4 बजे। लालू जी को पता चला कि क्या हुआ है, उन्होंने बुलाया, वो पैदल मार्च किए, पैदल गए सबके साथ में बेऊर जेल। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, वो जो गोल्फ क्लब था उसका आधा हिस्सा उन दलितों को दिया, ये कहते हुए इसमें तुमको सुअर बांधना है सुअर बांधो, बकरी बांधना है बकरी बांधो, इसमें तुमको शादी करनी है शादी करो, जो करना है करो। तो अब सोचिए, जो एक स्पेस एलीटों के लिए था, उसको वो एक ऐसे तबके को देख रहा है जिसको हकार की दृष्टि से, हे की दृष्टि से देखा जाता है, जिसको अछूत मानते हैं, क्योंकि डोम जो समुदाय है उसको बिहार में आज भी अछूत मानते हैं। कितने मतलब अभी भी वो बेघर है, घर नहीं है मैक्सिमम लोगों के पास में। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने की, खतरा महसूस कर रहे थे कुछ लोग अपनी मोनोपोली पे, अपने स्टेटस को पे, कि ये व्यक्ति, क्योंकि जब वो दलित तबका कह रहा है कि हमारा एक सीएम है जो हमारे लिए आएगा, तो उनको ये भी तो लग रहा है कि एक व्यक्ति है जो हमारे मोनोपोली को खत्म करेगा। तो जो जातिवाद लोग थे, पूरा सबने मिल करके षड्यंत्र रचा। और क्योंकि मीडिया में हमारे लोग थे ही नहीं, तो हमारी बात करता कौन, हमारे लीडर्स की बात करता कौन। क्या मायावती जी का मजाक नहीं बनाया गया? समय समय पर कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की गई, व्यंग के नाम पे मर्द से तुलना, गंदी गंदी बातें करना, बहुत भद्दे विचार, बड़े बड़े जिनको हम लोग प्रगतिशील समझते हैं, सबका पुराना ट्वीट्स आया था, सबका हमने चेक किया, देखा कितनी गंदी बातें मुलायम जी के बारे में, लालू जी के बारे में, कैसे लालू यादव लल्लुआ हो जाते हैं, मायावती जी मायावतिया हो जाती हैं, मुलायम सिंह जी को गंदे नामों से बुलाया जाता है, अखिलेश जी को टोटी चोर बना दिया जाता है, कैसे तेजस्वी जी के बारे में गंदी बातें कही जाती हैं। ये हमको दिखता नहीं है। ये षड्यंत्र कौन तैयार करता है? क्या ये मीडिया नहीं है जो पूरा वो तैयार करती है, उसको आगे बढ़ाती है, आगे चलवाती है, जिन विश्लेषकों को बुलवाती है, वो विश्लेषक आके इस तरह की भद्दी बातें करता है, तो विश्लेषक को बुलाया ही इसी मीडिया भी है, कोर्ट भी है जो जंगल राज कह देता है। हाँ, वो और जंगल राज उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी में पानी वानी जमा है, उसको कोई देख नहीं रहा, उसको कहा, और मीडिया ने प्रचारित कर दिया कि राज को जंगल राज कहा गया। तो पूरा एक षड्यंत्र काम किया, सिमुलाक्रम बना के रखे, एक इको चेम्बर बना दिया अपना, और जनता उसी में फंस करके रह गई। अभी भी दिखाते हैं। अरे अगर आप कहते हैं कि 90 का दौर जंगल राज था, ये हुआ वो हुआ, अमित दास आयोग की रिपोर्ट खोलिए ना, जो आयोग बना जिस समय नरसंहार हुआ, क्यों बंद करके उसको रखा? बोलते हैं कि वो दौर में सबसे ज्यादा क्राइम हुए, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड से घिनौना कुछ कृत्य हुआ होगा क्या? उसके बावजूद क्या जेडीयू ने जो महिला का नाम है उसके बेटे को टिकट नहीं दिया, उस महिला को टिकट नहीं दिया? ये सारी बातें छुप जाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भाजपा के साथ चला जाता है वो तो धुल जाता है ना, वो क्लीन क्लियर हो जाता है। अभी दाऊद इब्राहिम आएंगे, वो भी क्लीन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा के साथ हो जाएंगे। और हाँ, अगर लालू जी मिल गए होते तो साफ नहीं होते, पर लालू जी ने लड़ना चुना, और लड़ना सबके बस की बात नहीं है। मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं पिछले इसी साल जनवरी में 26 जनवरी में झंडा फहराने के लिए चली गई थी लालू जी के घर। वहां गई तो मैं जैसे ही पहुंची तो राबड़ी जी भी वहां मौजूद थी। राबड़ी जी से मतलब मुलाकात हो चुकी है, पर पहले डायरेक्ट टॉक उस तरह से पहली बार हो रहा था आमने सामने से। राबड़ी जी अपनी भाषा में बोलती, अरे आपके तो सुनते ही न रहते हैं। तो आई वाज स्माइलिंग। फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, हम लोग पार्टी के लिए बहुत लड़ते हैं, ये सारी बातें कर रही थी। फिर उन्होंने एक बात मुझे बोली कि हम लोग इतने साल से लड़ रहे हैं, नहीं लड़ते तो हम लोग भी तो आज सत्ता का मलाई न चाप रहे होते, हम लोग लड़ते हैं, आप लोग भी लड़िए, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो जब उन्होंने कहा तो मुझे भीतर से वो महसूस हुआ कि कितना भरोसा है उनको मुझ पर, और कितना भरोसा है पार्टी को मुझ पर। लालू जी से मुलाकात हुई, इतना फनी कन्वर्सेशन, इतना स्वीट कन्वर्सेशन है। लालू जी बैठे थे, शाम में मैं गई और राबड़ी जी वहां पर आई। लालू जी से उन्होंने पूछा कि बात की है, तो लालू जी कह रहे हैं कि हाँ की है, क्योंकि अब वो उतना बोलते नहीं है, हेल्थ उनका उतना अच्छा है नहीं। तो उसके बाद फिर क्या बात की है, तो नहीं पत्नी और पति का कन्वर्सेशन जैसा होता है वैसा ही स्वीट सा। तो लालू जी बोले बात कर लिए। उसके बाद फिर राबड़ी जी बोलती हैं कि हमारे पार्टी के लिए इतना लड़ती है तो सम्मान देना ना पड़ेगा। फिर लालू जी कह रहे हैं हाँ देना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो गई अंदर से, उन्होंने शॉल लाया और मुझे शॉल उठाया। मैं क्या बताऊं वो मोमेंट जो मुझे महसूस हुआ कि
पहली पीढ़ी जो मैं घर से निकल पाई, पढ़ लिख पाई, यहाँ यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाई, पीएचडी कर पाई, जो सोच भी नहीं सकता है। हमारे यहाँ तो 14-15 साल की हुई नहीं लड़कियों का शादी उस एरिया में कर दिया जाता है। वहाँ हमारे राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सम्मानित कर रही, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं थी। ये सारी चीजें आपको ताकत देती हैं, लड़ते रहने की ताकत देते हैं। और लालू जी तो हमेशा एक ही बात कहते आते थे, खूब अच्छा से पढ़ा बउआ, खूब बोला। तो मतलब एक बच्चे के जैसा अपना ट्रीटमेंट करना, उससे ज्यादा और किसी को क्या चाहिए होगा। उन्होंने जो हमारा जो बाबा साहब का एक विजन था ना, पे बैक टू द सोसाइटी, वो हमारे भीतर होना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी, हम एजुकेशन में हो, हम पढ़ा रहे हो, किसी बैंक में ही काम कर रहे हो, रेलवे में हो, ऑटो ही चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम बस मदद कर दे। जो गरीब है, जो वंचित है, कहीं किसी समस्या में, तकलीफ में, हम बस मदद करें और सच्चाई के साथ खड़े रहें। सिस्टम जानते हैं, एक जर्मन कहानी मैंने पढ़ी थी, एक उस कहानी का बेसिकली सार ये था कि फ्लीसबांड करके कुछ था कि आप सिस्टम आपको चाहता है कि आप उस नट में फिट हो जाएं और सिस्टम स्मूथली रन करता रहे, पर आपको फिट होने वाला नट नहीं बनना है। एक ऐसा नट बनना है जो सिस्टम को तोड़ के उसको सही दिशा में लेकर के जाए। बाबा साहब अगर आ करके देश में नहीं रुके होते तो शायद वो बाबा साहेब नहीं बनते, अगर वो कैलिफोर्निया ही रुक गए होते। तो अगर हमें एक मौका मिला है कि हम मीडिया के तौर पर अपने समुदाय का बात रख पाए, वंचितों का बात रख पाए, तो हमको तो सिस्टम में वो नट बनना है ना, जो इनका सिस्टम बिगाड़े, उसको तोड़े और अपने लोगों को वहां पहुंचाए। और हमारे जैसे लाखों लड़कियां, पुरुष तब तैयार हो जो यहाँ पहुंच पाए, वो भी अपने हाथ में माइक लेकर के अपने लोगों का आवाज खुद बन पाए, जो मूक भी अपना नायक खुद बन पाए। इसका हमें सपना देखना होगा। ये बताइए कि अब 5 चुनाव निकल गए हैं, पार्टी नहीं आ पा रही है, और इस बार तो बहुत ही दुर्गति हुई, और अब तो वहाँ सम्राट चौधरी सम्राट बन गए हैं, और ओबीसी राजनीति बीजेपी उस पर कब्जा करने की फिराक में है ही, पूरा नैरेटिव उस तरह का बना है। आपको क्या लग रहा है, अब बिहार का भविष्य तो नीतीश कुमार के जीतने और उनकी बीमारी के साथ दिखने लगा था, अब क्या लग रहा है आपकी पार्टी और बिहार की राजनीति, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो हमारे लीडरशिप है, तेजस्वी जी को अभी आप देख रहे होंगे, हमने केरला में भी 3 सीटों पे चुनाव लड़ा। केरला में भी प्रचार प्रसार में वो थे, तमिलनाडु भी प्रचार प्रसार में थे, बंगाल में भी अभी है। हर जगह हमारा कोशिश यही है कि बीजेपी को खत्म किया जाए, जहां भी हम अपनी भूमिका निभा पाए और खुद का भी विस्तार कर पाए। इसीलिए पूरा प्रयास इस बात पे चल रहा है कि हम शुरू से शुरू करें, क्योंकि हम धन बल में उनसे नहीं लड़ सकते। वो उनके पास आर्म्स है, उनके पास पैसा है, पावर है, उस सिस्टम में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अपने बैठे लोग हैं, उससे आप नहीं लड़ सकते। व्हाट यू कैन डू इज प्रिपेयर फ्रॉम द ग्राउंड। हमारा संगठन कंपेरेटिवली भाजपा के कंपेयर में कमजोर तो था, ये बात तेजस्वी जी ने खुद भी स्वीकारा था एक पॉडकास्ट में। कमजोर इस मायने में कि हम जगह जगह पहुंच नहीं पाए और हम कैडर्स तैयार नहीं कर पाए। हम मास बेस्ड पार्टी हैं, तो हम मास के भरोसे पे रहे। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर है नहीं है, पर कमजोर है कंपैरेटिवली। और दूसरा कि जैसे बीजेपी काम करती है, उसके पीछे एक कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल पूरा विंग, एक आरएसएस खड़ा है जो 100 सालों से काम कर रहा है। तो आप बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, आप उनके विचारों, आइडियाज से लड़े जो आरएसएस और संघ से आ रहा है। तो उनकी पूरी एक हिस्ट्री है। तो जो अब हमें तैयार करना पड़ेगा वो है विचार। विचार कैसे तैयार करें? जब हम जमीन पर पहुंचेंगे। तो हमारा अब पूरा एजेंडा ही, पूरा हमारा तैयारी ही इस वे में काम कर रहा है कि हम गांव, गली, घर घर पहुंचे और लोगों को इकट्ठा करें। और जैसे कुछ कुछ चर्चाएं चलवाते हैं ये लोग रिलीजियस, अभी जैसे सत्यनारायण स्वामी की चर्चा, ये सब वगैरह कुछ कुछ करवा रहे हैं, सरकार अपने पैसे से करवा रही है, ठीक है, आप वो करवाइए। लेकिन साथ ही साथ कम से कम हम अंबेडकर चर्चा भी तो कर सकते हैं, हम फूले चर्चा भी तो कर सकते हैं, शाहू चर्चा भी तो कर सकते हैं। तो पार्टी ने 3 साल पहले अंबेडकर चर्चा का एक आयोजन करवाया था जो गांव-गांव में हो रहा था, पर उसका बहुत विरोध, जो जातिवादी लोग थे बहुत विरोध करने लगे। हम 4-5 साल पहले की बात, तो उस तरह से हो नहीं पाए। पर अब हमारा पूरा मुख्य है कि हम उस तरीके से विचारों को एकदम जमीन में घुसाए। बाबू जगदेव के विचार, कर्पूरी ठाकुर के विचार, अति पिछड़ों के बीच काम करें, पिछड़ों के बीच काम करो और उनका लीडर वहीं से निकाल के लाएं जो रॉ हो, ताकि हमारे पास, क्योंकि तेजस्वी जी का जो लीडरशिप वो यूथ लीडरशिप है, तो हमारे जितने समाजवादी नेता थे वो काफी मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं। तो अब हमें एक नई टीम तैयार करनी है, उसी पे उनका भी काम चल रहा है। इसीलिए पार्टी कमान भी उन्होंने अपने हाथों में ली है और हर दिन कुछ, आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ओबीसी रिजर्वेशन, महिलाओं का जो कोटा विद इन कोटा होना चाहिए वुमेन रिजर्वेशन पे, इस पे एक प्रोग्राम पटना में कर्पूरी सभागार में ऑर्गेनाइज कराया गया है कि हम महिलाओं का ट्रेनिंग करें। तो अब पटना से ये जो सेंट्रल
सेंट्रल है, अब डिसेंट्रलाइजेशन होगा और हर जगह हम वैचारिकी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये था कि सोशल जस्टिस का जो प्लैंक था जिस पर ये पार्टियां खड़ी हुई, अब वो पूरा एजेंडा पीछे चला गया है, उस पर काम नहीं हो रहा है और सीधे सिर्फ केवल चुनाव केंद्रित हो गई। वो भी चुनाव के 6 महीने 3 महीने पहले पार्टियां एक्टिव होती हैं और वो इस पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकती जो 24/7 काम करती हैं। और अब बीजेपी ने वहाँ पर वही फार्मूला ओबीसी वाला और पासवान वगैरह सब आ गए हैं, तो ऐसे में कितना स्पेस आप देख रही हैं आरजेडी के लिए वहाँ? डेफिनेटली स्पेस है, क्योंकि जो भी बीजेपी में जाते हैं, भले वो कहीं किसी पार्टी से, हमारी पार्टी से निकले हो या कहीं से भी निकले हो, बीजेपी में जाते हैं तो उनको काम वही करना पड़ता है जो संघ कहता है। और संघ कभी नहीं चाहेगा कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को प्रतिनिधित्व मिले। वो ऐसे पावर पोजीशन पे आए जहां से वो निर्णायक की भूमिका में हो। तो बीजेपी भले एक मुद्दे को लेकर के आए पर उस मुद्दे पे वो काम कभी करेगी नहीं, वो ऑनेस्ट है ही नहीं। अगर वो ऑनेस्टी होती तो अभी जो गजट आया, आपने तो कबूल किया था ना कि अब जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो गजट में ओबीसी का मेंशन तो होना चाहिए था। ये भले नाम कुछ भी ले ले पर इतिहास तो इससे बदलने वाला नहीं है। अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी वहां खड़े होकर के कि महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज में, राज्यसभा में तो इन्होंने ही गिरवा दिया था ना। ये किसी को पता नहीं है क्या? मंडल कमीशन का विरोध किन लोगों ने किया था? क्या इन्हीं लोगों ने? वीपी सिंह की सरकार नहीं गिरवाई। वीपी सिंह को तो ये कहना पड़ा कि भले मेरी टांग टूट गई पर मैंने गोल कर दिया। ये टांग तोड़ने वाले लोग कौन थे? इन्होंने गिरवाई। मंडल कमीशन ही पूरी वजह बना था, सभी को ये बात मालूम है। तो ये जो पूरा इनका हिस्ट्री भरा हुआ है, संविधान समीक्षा समिति का गठन कर देना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा का पूरा एक बना ही दिया पूरा। और उसके साथ साथ हमेशा से जो के सुदर्शन रहे, आरएसएस के जितने भी सर संचालक रहे, संविधान के खिलाफ बोलते आए, आरक्षण के खिलाफ बोलते आए। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस अब अग्री हो गई है आरक्षण को बढ़वाने के लिए, प्राइवेट में दिलवाने के लिए? जब तक बीजेपी के साथ कोई है, वो कितना भी चाह ले, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, वो सामाजिक न्याय के ऊपर टीका टिप्पणी तो कर सकता है पर अंदर से वो कैसे महसूस करेगा? वो उस पर काम करेगा ही नहीं। उसको तो वही करना होगा जो संघ कहेगा, और संघ कभी चाहेगा ही नहीं कि दलित बहुजनों के हाथ में किसी तरह का पावर है। तो आरजेडी हमेशा, और सिर्फ हम तो सामाजिक न्याय की ही बात नहीं करते, हम उसके साथ आर्थिक न्याय को जोड़ के देखते हैं। इसीलिए सामाजिक न्याय का प्लैंक तो है ही है, उसके साथ आर्थिक न्याय के लिए इसीलिए रोटी, रोजगार, नौकरी, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और जहां भी मान लीजिए कहीं पेपर लीक्स हो रहे हैं, एडीओ वाला भी 25 लाख 30 लाख में सीट बिकने की बातें बाहर आ रही हैं, बीपीएससी ट्री 3 वाला मैटर आ रहा है, तो हर जगह हम मौजूद हैं। बस यही है जो आपने कहा, वो 24/7 राजनीति करते हैं तो उनके पास संसाधन भी है। हम इतने सालों से राजनीति में नहीं हैं। कोई व्यक्ति हमें अगर 10 लाख का भी चंदा दे दे, ईडी सीबीआई उनके घर पे पहुंच जाती है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जानते हैं एक चुनाव लड़ना अभी कितना कॉस्टली हो चुका है। मुखिया का चुनाव लड़ने में 50 लाख 60 लाख रुपए, करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं, तो विधायक वगैरह में खर्चा किस तरीके का, खर्चा तो छोड़ ही दीजिए, पर आप जमीन तक पहुंच पाना, एक प्रोग्राम करा पाना बहुत मुश्किल है। पर लेकिन हाँ, हम मेंबरशिप कराते हैं, उससे बहुत मतलब ठीक ठाक अमाउंट आ रहा है, और बाकी कुछ लोग सब समर्थन में भी हैं। नहीं है तो जनता तो है, उन्हीं के बीच हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, ये करना पड़ेगा, अब हमें 24/7 जमीन पर हर जगह रहना पड़ेगा। और ये बात तेजस्वी जी ने भी कही जब हमारा नेशनल कन्वेंशन हुआ, वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि अब तो हम हर राज्य में अपने आप को लेके जाएंगे, क्योंकि आरजेडी भी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। तो अब हमारा जिम्मेदारी है कि इसको अलग अलग स्टेट में भी पहुंचाएं, और दूसरा कि बिहार में भी मजबूत करें, और हम हर जगह पहुंचेंगे। और अपने जो उनके लीडर्स भी हैं जो हमारे पार्टी के, उनको भी उन्होंने यही कहा कि आप ये मत करिए कि हम कहीं जाएं तो आप पीछे आइए, आप हर जगह खुद मुद्दे में मौजूद रहिए, तो जनता हमसे कनेक्टेड महसूस करेगी। और जब तक जनता आपसे कनेक्टेड नहीं महसूस करेगी, तब तक जनता आपको ना अपना मानेगी ना आपको ऊपर पहुंचाएगी। खैर, जो चुनाव में हुआ तो आप जानते हैं मुकेश जी कि वो क्यों हुआ। 10,000 रुपये, पूरा सिस्टम पे कब्जा, रात भर पूरी धान मशीन तंत्र से इन्होंने पूरा चुनाव जीता है। एसआईआर में बिहार का बलि का बकरा हो गया, वो एसआईआर से लाखों लाख नाम कटे और सब धरा का धरा रह गया। आखिरी सवाल है, आप पीएचडी का जो आपका टॉपिक है बड़ा दिलचस्प है, आपसे बात हुई थी मेरी, और इंडिया से भी कनेक्ट करता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, ये मेरा टॉपिक है Evolution des ökologischen Denkens in der deutschen Kulturmatrix। इसका मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल थॉट इन जर्मन कल्चरल मैट्रिक्स। तो इसमें मैं ये काम कर रही हूँ कि इन्वायरमेंटल लॉज का
जानवरों का कैसे इस्तेमाल हुआ राजनीति के लिए जर्मनी में, जैसे पिग्स का इस्तेमाल किया गया ज्यूज के अगेंस्ट में पूरा एंटी सेमिटिज्म को बढ़ाने के लिए। तो हिटलर के पीरियड में कैसे जानवरों का जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है उसको दिखा करके ये दिखाया गया कि इंसानों में क्रॉस ब्रीडिंग होती है, मतलब अगर आर्यंस ज्यूज से, सो कॉल्ड आर्यंस ज्यूज से शादी करेंगे उनका ब्रीड खराब हो जाएगा। इस तरह की चीजों को जो प्रसारित किया गया। एनवायरमेंटल लॉज बनाए तो ऐसे गए कि केकड़े पे भी अगर आप चीरा लगाएंगे उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, पर यहाँ इंसानों पर भी चीरा लग रहा था, जितने यहूदी थे, जितने रोमा सिंटी थे, सबके ऊपर में। इसके ऊपर मेरा काम है। तो जानवरों का राजनीतिकरण कैसे होता है इस पर, तो अब तो इंडिया में भी देख लीजिए, गौ माता के नाम पर तो इतना कुछ करते हैं, पर गौ माता मतलब बेसिकली जो बीफ है, जो बड़े जानवर हैं उनका बेचने वालों, बीफ बेचने वालों से पूरा चंदा भी कलेक्ट करते हैं। तो पूरा डुअल नेचर जो कहते हैं, दोहरा चरित्र जिसको कहते हैं, वो तो इनमें नजर आता है। तो जानवर हमेशा राजनीति के केंद्र में रहे हैं, चाहे वो किसी तरह की, खासतौर पर राइट विंग जो दक्षिणपंथी राजनीति है उसके लिए। तो उस पर मेरा काम है, और कैसे ग्रीन पार्टी का एवोल्यूशन होता है, कैसे वो वोट के लिए भी थोड़ा बहुत अपने आइडियाज को चेंज करते हैं, तो इसी सब पे मेरा काम है। तो कंपैरेटिवली इंडिया में जो हो रहा है हम लोग देख ही रहे हैं, तो इसी तरह का काम है पीएचडी में मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार यहाँ बुलाने के लिए और इतने कंफर्टेबल माहौल में बात करने के लिए, जहाँ कोई चीखा चिल्ली नहीं हो रही है, कोई नहीं बोल रहा, आपके पास सिर्फ 1 सेकंड का समय है। थैंक यू। थैंक यू।